हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमने जो रिसेंट लेक्चर कवर करा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। हमने उनके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों पार्ट्स को देखा। हालांकि वो पार्ट जो थे वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, वहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझाई जिसकी वजह से वो जो लेक्चर था थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन फिर मैंने आपको उसको दो पार्ट्स में प्रोवाइड करा दिया। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में, या जिन्हें हम ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं ग्लेशियर्स के मूव होने की वजह से। जब ग्लेशियर्स मूव होते हैं तो उनकी वजह से इरोजन होता है, उनकी वजह से डिपोजिशन होता है। चीज़ें हमने थोड़ी देख भी रखी है। हमने प्लेन्स में देखा था किस तरह से ग्लेशियर्स की मूव होने की वजह से प्लेन्स फॉर्म होते हैं, तो हमने ग्लेशियर्स की कहानी थोड़ी सी जान रखी है। लेकिन फिर भी आज हम मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के वो लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं। और ये जो पार्ट है आज वाला ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म, इसको आज ही अपन पूरा कंप्लीट करेंगे इस सिंगल लेक्चर के अंदर। तो देखो क्या टॉपिक रहने वाला है आज का हमारा, ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स। ओके, ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स मैंने बता दिया, ठीक है सर, ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे जो कि इसमें ज़रूरी है अगर आप ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हैं तो। टर्म जैसे पहली टर्म हो गई आइस शीट, या उसे कह सकते हैं आइस कैप, या आप उसे कह सकते हैं स्नो फील्ड। ठीक है, तीनों का मीनिंग सेम है। सर क्या मीनिंग है इनका तीनों का सेम? इनका मीनिंग होता है लार्ज लैंड मास कवर्ड विथ आइस एंड द आइस इज नॉट मूविंग। आइस जो है वो मूव नहीं कर रही। मैं कह रहा हूं आइस शीट, आइस कैप और स्नोफील्ड का मीनिंग क्या है? एक लार्ज लैंड मास, एक बहुत बड़ा लैंड मास की दूर दूर तक देख रहे हो और आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रही है? आइस दिखाई दे रही है, बर्फ दिखाई दे रही है दूर दूर तक। लेकिन वहां पे क्या है, ट्विस्ट क्या है कि वो चीजें क्या नहीं कर रही, वो आइस मूव नहीं कर रही, चलती नहीं है, वो बस अपनी जगह पे रुकी हुई है और वहीं है, वो हजारों सालों से वो वहीं है। ठीक है, मूव नहीं करती वो। तब हम इसे क्या कहते हैं? स्नोफील्ड, आइस कैप या फिर आइस शीट कहते हैं। लेकिन सर अगर वो मूव करने लग जाती है तो आप उन्हें क्या कहते हो? फिर हम उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। आइस मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी की वजह से वो आइस मूव करना शुरू कर देती है, कि किसी माउंटेन पे वो नीचे की तरफ आ रही है या किसी ऊंची जगह पे अब चलना स्टार्ट कर दिया उसने ग्रेविटी की वजह से, तो हम उसे क्या कहना स्टार्ट करते हैं? फिर उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। ओके सर, तो सर अगर ये मूव कर रही है तो क्या ये ग्रेविटी पे मूव करती है? क्या सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही आइस मूव कर सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है किसी सी या ओशन के ऊपर आइस मूव करती रहे? तो हम कहते हैं अगर ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं आइस शेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? आइस शेल्स। क्या कहेंगे इसके लिए? आइस मूविंग ऑन सी या फिर ओशियन। आइस जो है अगर सी या ओशन के ऊपर मूव कर रही है, मतलब उसके ऊपर फ्लोट कर रही है, तैरती जा रही है, उसके ऊपर चलती जा रही है, तो हम उसे आइस शेल कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो आइस शेल जैसे आगे जाती है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होने लग जाते हैं, टुकड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। उन टुकड़ों को, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? आइस बर्ग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आइस बर्ग्स। क्या? व्हेन आइस शेल्स डिवाइड्स इनटू पार्ट्स। जब आइस शेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, तो हम उसे क्या कहने स्टार्ट करते हैं? आइसबर्ग कहने स्टार्ट करते हैं। और ये जो टर्म्स है ना, ये क्या है, हम जब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ रहे होते हैं ना तब सुनने को मिलती है। तो आप इन टर्म्स को थोड़ा याद रखें, और ये टर्म्स क्या अभी काम भी आएगी हमारे, क्योंकि हम कौन से लैंडफॉर्म देखने वाले हैं? ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स के बारे में। ये टर्म्स ज़्यादा सुनने को इसलिए नहीं मिलती हमें वैसे नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल मतलब डेली लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे आसपास में कोई ग्लेशियर नहीं है कि हमको ये सुनने को मिले या हम घूमने जा रहे हैं ग्लेशियर पे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इसलिए टर्म्स हमको देखने को नहीं मिलती ना। जो हम लैंडफॉर्म देखने वाले हैं आज, वो भी हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हम कहीं ऐसी जगह पे जाते नहीं है जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हम, तो आज थोड़ी फोटोज़ ज़्यादा रहने वाली है। अभी जो हम लैंडफॉर्म्स जितने ही पढ़ रहे हैं उनमें सब में ज़्यादा ही रह रही है फोटोज़ वैसे भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लैंडफॉर्म है, जब आप उसकी फोटो देखोगे कि अच्छा इस तरह का लैंडफॉर्म है, तो ही वो आपको समझ में आएगा, तो आपको उसका नाम याद रहेगा। कि जैसे हमने पढ़ा था तान लेक क्या होती है, पैटरनोस्टर लेक क्या होती है, फोटो से याद रह जाता है, पैटरनोस्टर लाइन बाई लाइन लेक बनी हुई है। तो ऐसी चीज़ें अगर हम फोटो से देखते हैं हमें ज़्यादा समझ में आता है। और मैंने आपको बता दिया कि जितने भी ये फोटोज़ वाले लेक्चर हो रहे हैं लैंडफॉर्म्स वाले,
जिनके अंदर हमने जैसे एक विंड वाला पढ़ा था, फिर रनिंग वाटर वाला, कोस्टल वाला, ये जितने भी अगर लैंडफॉर्म जिनके अंदर मैं पीडीएफ जो है जिनमें फोटोज चल रही हैं, ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर लेना, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, या आप लेक्चर पढ़ने के बाद फिर वहाँ से डाउनलोड करके उन पीडीएफ को रख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि वो लैंडफॉर्म जो है वो आपको दिखते रहे कि अच्छा इस लैंडफॉर्म को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह नहीं रहेंगी ज़्यादा याद, और डेफिनेशन हमको मतलब भी नहीं, एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, वह एग्जाम में वो इस तरह की वर्डिंग यूज में लेता है कि अगर हमें उस स्ट्रक्चर का फोटो पता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है तो हम बता देंगे कि हाँ ये आंसर है, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए फोटोज हमेशा याद रखिए, और आज वाला भी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि सर आप ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म पढ़ाने वाले हो आज, और आप कह रहे हो कि आसपास में हमको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलते, तो ये ग्लेशियर्स है कहाँ पे? ठीक है, ग्लेशियर्स जैसे हमको देखने को मिलते हैं हिमालयाज में, हमारे इंडिया में तो हिमालय में देखने को मिलेंगे, बाकी इसके अलावा जो जो जगह मतलब थोड़ी सी एल्टीट्यूड में ऊंची है ना, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करूँ अगर मैं आइस शीट की, आइस कैप की, स्नो फील्ड की, तो ये हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये हिमालय में भी हमको आइस शीट्स वगैरह ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आइस शीट का मीनिंग मैं आपको कह रहा हूँ बहुत दूर तक लैंड मास है और उसके ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, वो मूव ही नहीं कर रही, वो जमी हुई है, 100 साल 150 साल 1000 साल हो गए उसको ऐसी ही रखी हुई है, उनको आइस शीट कहते हैं। और ये हिमालयाज में आपको नहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे क्या होता है, जब ठंड का मौसम आता है तो स्नो आ जाती है, लेकिन जैसे गर्मी आती है तो स्नो सारी मेल्ट होकर ग्लेशियर्स के फॉर्म में फिर वो बहना स्टार्ट कर देती है, वहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है माउंटेन से, और नीचे की तरफ आती रहती है चलती चलती, नीचे आती आती या तो रिवर बन जाती है जिससे गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह नदी निकलती हैं, या फिर वो आके हमारे ओशन तक तो पहुँच ही नहीं पाती, वो उससे पहले क्या होती है रिवर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंडिया जो है वहाँ पे फिर गर्मी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो पिघल जाती है पूरी और रिवर बन जाती है उसकी। तो ये रिवर वाले पार्ट में पढ़ेंगे किस तरह से नदियाँ फॉर्म हो रही है हमारी ग्लेशियर्स की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ पे जो काम है वो समझा रहा हूँ आपको कि आइस शीट, आइस कैप, स्नोफील्ड, ये वाले इस तरह के जो फीचर्स हैं ये आपको मेनली उन जगहों पे देखने को मिलेंगे जहाँ पर हजारों साल से बर्फ ऐसी कैसे रखी हुई है, और ऐसी सिर्फ अभी 2 जगह बच रही है हमारे यहाँ पे। एक तो अंटार्कटिका, आप कहोगे सही बात है अंटार्कटिका तो ही, सेकंड बताओ सर, सेकंड है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के ऊपर है, और वो क्या है थोड़ा सा जिस जगह पर है ऊपर की साइड में ग्रीनलैंड है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ क्या है साउथ, तो साउथ वाला जो पार्ट है अंटार्कटिका तो आपको यहाँ मिलेगा, और नॉर्थ के अंदर ऊपर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको आइस शीट, आइस कैप, स्नोफील्ड देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम ये देखते हैं ये चीज़ें, तो आइस शीट वगैरह कहाँ देखने को मिलेगी, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो सर इसका मतलब है ये जो ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म से सिर्फ 2 ही जगह देखने को मिलेंगे हमको? नहीं, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स तब फॉर्म होते हैं जब ग्लेशियर इरोजन करते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में तो मैं कह रहा हूँ आइस जमी हुई है, वहाँ पे आइस शीट बनी हुई है, आइस कैप, स्नोफील्ड, वो तो जमी हुई है, हजारों साल से वो ऐसी कैसे रखी है, वो तो मूव ही नहीं कर रही। अगर वो मूव नहीं कर रही तो क्या वो लैंडफॉर्म बना पाएगी? क्या वो इरोजन करेगी? क्या वो डिपोजिशन करेगी? सर नहीं करेगी। तो फिर कहाँ मिलेगा हमको? उन जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ पर एक टाइम पे आइस रही होगी, पर आज के टाइम पे नहीं है, क्योंकि किसी भी कारण से वो आइस मेल्ट हुई, और जब वो मेल्ट होकर ग्लेशियर्स चलने लगे तो उन ग्लेशियर्स ने वहाँ पे ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स क्रिएट करे होंगे। तो अगर आप ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में कोई लेना देना नहीं है। फिर कहाँ है लेना देना? उसके लिए हम थोड़ी सी हिस्ट्री को जानते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना आप। देखो हम थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री। सर ज्योग्राफी में हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? ज्योग्राफी वाली हिस्ट्री देख रहे हैं अपन, है ना। अपन देख रहे हैं किसके बारे में? आइस एज के बारे में, कि आइस एज क्या होती है। तो आइस एज क्या होती है, अपन इसकी डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, एनी ज्योग्राफिकल पीरियड इन विच मोस्ट ऑफ द लैंड मास ऑन अर्थ was covered with thick sheets of ice। ठीक है, मैंने देखो वर्ड भी लिखा यहाँ पे, थिक शीट, मतलब वो एक मोटी शीट बननी चाहिए, आइस फील्ड बननी चाहिए, आइस कैप बननी चाहिए, स्नो फील्ड बननी चाहिए, आइस शीट बननी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं जैसे मान लो आप गए कश्मीर में जाके वहाँ पे आपने देखा कि बर्फ गिर गई, स्नोफॉल हो गया, तो आप कह रहे हो सर देखो बर्फ ही बर्फ है, दूर तक देख रहा हूँ बर्फ है, पर वो आइस शीट नहीं है ना। क्योंकि वो क्या होगा, तो अगले अभी थोड़े 3-4 महीने बाद जैसे ही गर्मी आएंगी सब पिघल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आइस शीट में कह रहा हूँ लंबे टाइम तक, हजारों साल तक रहती है ऐसे की ऐसे जमी,
कोई चेंज नहीं है, बस वो रखी हुई है, उनको आइस शीट कहते हैं। और आइस एज यही होती है। आइस एज क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ का जो रोटेशन होता है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन होता है, इनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस आने की वजह से, हमको चेंजेस नहीं पढ़ने की क्या चेंजेस आए, लेकिन उनमें थोड़ा चेंजेस आने की वजह से होता क्या है, लगभग कुछ हजार लाखों सालों के गैप के बीच में आइस एज आ जाता है। जैसे अभी नहीं चलता है ना, अभी गया, पहले गया, कब गया सर, वो गया 1,15,000 साल पहले से लेकर 11,700 साल। मतलब ये मैंने एक टाइम पीरियड लिखा है ना, इसको मैं लिख सकता हूं रीसेंट आइस एज। जो अभी हमारे लास्ट आइस एज आया था ना, वो कितने टाइम तक रहा यहाँ पे अर्थ के ऊपर, 1,15,000 साल से लेकर 11,700 साल तक वो चला। और 11,700 साल के बाद आज तक वो हमको ऐसा कोई आइस एज नहीं आया अभी तक। लेकिन देखो इतना लंबा वो आइस एज चला। अब इस आइस एज के अंदर क्या हुआ, इस आइस एज में ये हुआ कि हमारा जो भी अर्थ के ऊपर लार्ज लैंड मास था, वो सारा एक थिक शीट ऑफ आइस से कवर हो गया, जमा हुआ था सब कुछ, है ना। इसको हम आइस एज कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या एक बार ही आया, नहीं, इससे पहले भी कभी भी आया होगा तो हमने उसको भी आइस एज कहा होगा। लेकिन जो रिसेंट है, जो अभी हमको जिसकी आइस देखने को मिलती है मेनली, वो ये वाला आइस एज है। और इसमें हम क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स नॉर्दर्न, देखो इसमें अपन लिखते हैं क्या क्या जमाव मिला हो आपको। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिका, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट में ग्रीनलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में। और आप इसमें लिखते हो माउंटेन्स ऑफ यूरेशिया, यूरोप और एशिया के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में भी नीचे चिली वाला पार्ट, ऐसे मतलब मेन मेन पार्ट्स हैं। लेकिन हम इतना इसको पढ़ लेते हैं, ये वो पार्ट्स हैं जो उस समय क्या थे, आइस से कवर्ड हो रखे थे, पूरे आइस शीट से कवर्ड हो रखे थे, कंप्लीटली पैक्ड थे। तो इन पार्ट्स में हमको क्या देखने को मिला था उस समय आइस एज में, मतलब ये पार्ट सर जमे हुए थे, हमको ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन आप कह रहे हो सर आज के टाइम पे सिर्फ, है ना, बट टुडे आइस शीट कैन बी सीन ओनली इन, कहाँ पे सर, आप कह रहे हो एक तो ग्रीनलैंड पे देखने को मिलती है और एक अंटार्कटिका में देखने को मिलती है, और थोड़े टाइम बाद नहीं देखने को मिलेगी, है ना। क्यों नहीं देखने को मिलेगी, अपनी वजह से, ह्यूमंस की वजह से देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते चले जा रहे हैं। अर्थ जो है इतनी गर्म होती चली जा रही है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जो आइस है वो भी क्या होती जा रही है, मेल्ट होती चली जा रही है, पिघलती चली जा रही है। और वो सारी आइस भी मेल्ट हो जाएगी। सर मेल्ट हो रही है तो हमको क्या प्रॉब्लम है सर, क्या दिक्कत आ रही है, हम तो ज़मीन पर रह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। अरे ज़मीन पर रह रहे हो पर ज़मीन रहेगी नहीं, क्यों नहीं रहेगी, कारण देखो, ड्यूरिंग दिस एज level of sea water was 125 meter below as compared to today। अरे आज से कंपेयर करें ना तो इस समय पे सी का जो लेवल है 125 मीटर नीचे था, मतलब पानी जो था 125 मीटर नीचे था सी का। तो आज के टाइम पे जो आप देख रहे हो लेवल बढ़ चुका है सी का, और अगर और बढ़ेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, जो समुद्र का पानी वो जमीन पे आने स्टार्ट हो जाएगा। भाई जो आइस जमी हुई है ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में पिघलेगी, तो पिघलते ही पानी कहाँ जाएगा, सारा समुद्र में, समुद्र का पानी बढ़ने लगेगा। जैसे ही पानी बढ़ेगा तो पानी जो हमारे कोस्टल एरियाज है, ठीक है, जो समुद्र के पास में है, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं ये सब क्या होगा, इनमें पानी आने स्टार्ट हो जाएगा। और आज जो हमको कोस्टल एरियाज देखने को मिलते हैं वो नहीं रहेंगे, वो सब पानी के अंदर चल जाएंगे और वहाँ पे बन जाएंगे कोस्टल वेटलैंड्स बन जाएंगे। पढ़ा है हमने, समझ रहे हो।
चीज़ें ऐसे समझ में आती है। जब आपने चीज़ें पढ़ ली तो अब हमको समझ में आता है कि ये चीज़ें बनी कैसे होंगी। यही कह रहा हूँ मैं, आगे वाले आने वाले टाइम पे जहाँ पे आज आपको कोस्टल एरियाज देखने को मिलते हैं, कोस्टल बीचेस देखने को मिलते हैं, वहाँ पे कोस्टल वेटलैंड्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा एक किसके अंदर चल जाएगा, समुद्र के नीचे चला जाएगा और ये पानी ऊपर आता चला जाएगा। अब क्या होगा, उस एरियाज की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई किधर की तरफ आएगी, इधर आपको लैंड देखने को मिलेगी, सारी पॉपुलेशन वहाँ आएगी। वहाँ पे जैसी सारी पॉपुलेशन आएगी तो वहाँ पे होगा क्या, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज है, लैंड कम है, दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि क्या होगा वो आपको पता ही, सारी चीज़ें, लैंड कम होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर कम होगा मतलब क्योंकि ज़मीन कम है हमारी, खाने वाले ज़्यादा हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो कभी अगर एक छोटी जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो दिक्कत ही दिक्कत की बात है। और ये आने वाली दिक्कत हमारे साथ होने वाली है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन ठीक है सर, ग्लोबल वार्मिंग आप है ना एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ा ना, अभी तो आप है ना कोस्टल वाला पढ़ा, ये ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स जो आप पढ़ा रहे हो उसमें ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स को बता दो आप, तो है ना, ये आप अपन बात उस समय करेंगे, ठीक है, उस समय कर लेंगे, और आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, आइस एज जो थी उससे क्या था, किस तरह जमा हुआ था, पर आज के टाइम हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो सर देखो एक चीज़ समझ में आई, आप कह रहे हो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में आज भी हमको देखने को मिलती है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे हमको आज भी देखने को मिलती है। लेकिन एक तो नॉर्थ ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे हमको आज देखने को नहीं मिलती आइस वगैरह देखने को, आइस शीट्स देखने को नहीं मिलती। आइस देखने को मिल जाएगी लेकिन ग्लेशियर्स की फॉर्म में मिलेगी, लेकिन बड़ी बड़ी आइस शीट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मतलब सर उस समय आइस शीट रही होंगी, धीरे धीरे पिघली होंगी, और आज के टाइम पे वहाँ पे आइस शीट नहीं है। अगर वो आइस शीट पिघली होंगी तो वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में चली होंगी, और चलते चलते उन्होंने इरोजन भी करा होगा और डिपोजिशन भी करा होगा। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ ये आपको जो ग्लेशिएटेड लैंड फॉर्म्स है ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेंगे, या आपको ये नॉर्दर्न यूरोप में देखने को मिलेंगे, या आपको ये यूरेशिया के माउंटेन्स पे देखने को मिलेगा। समझ में आया, हिमालय वगैरह पे देखने को मिलेगा। एक टाइम रहा होगा हिमालय पे आइस शीट्स रही होंगी, आइस कैप पूरा पैक्ड, लेकिन नहीं है आज के टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, वहां पे अब ग्लेशिएटेड लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे जो उसकी वजह से फॉर्म हुए। तो ये आपने आइस एज का एक बेसिक जाना, और क्यों समझना जरूरी था, इसलिए समझना जरूरी था आपको बताना कि ग्लेशियर्स की वजह से किस तरह से लैंड फॉर्म्स हुए। आइस एज जमी होगी, अगर वो नहीं बनती, आइस एज नहीं रहती ना, तो आज हमको ये ग्लेशिएटेड लैंड फॉर्म्स देखने को नहीं मिलते, इसकी वजह से देखने को मिले। अब क्या होता है सर, एक फोटो दिखाओ थोड़ा सा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, बहुत देर हो गई, थ्योरी चल रही है। फोटो आप पहले इसकी देखो, किसकी देख रहे हैं सर ये फोटो, ये देख रहे हैं हम उस समय की, उस एज की जब क्या था, अर्थ के ऊपर आइस एज चल रहा था, उस समय की देख रहे हैं। तो देखो इतना ही पार्ट है, मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में, ये देखो पूरे कनाडा आ गया ऊपर, फिर नीचे यहाँ पे यूएसए आ गया। तो यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलता है, अगर आप ये जो अपन फीचर्स पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स देखेंगे ग्लेशिएटेड वाले, तो ये आपको अमेरिका में जाओगे वहाँ देखने को मिलेंगे। वहाँ पे एक ग्लेशियर नेशनल पार्क है, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, अमेरिका में एक ग्लेशियर नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क में आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो हम पढ़ेंगे आज लैंडफॉर्म्स। तो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे रहा है एक टाइम पे आइस एज। ये देखो पूरा जमा हुआ है, नॉर्दर्न यूरोप जमा हुआ है पूरा, और यूरेशिया में बात करी तो देखो जो एशिया वाला पार्ट, इसके जो माउंटेन्स है बड़े बड़े, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। मैंने बताया यहाँ पे देखो थोड़ा सा साउथ अमेरिका में नीचे वाले पार्ट में चिली वाला जो रीजन है इधर की तरफ, वहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई ग्लेशियर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, ग्लेशियर क्या सॉरी आइस शीट देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे उसके लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, इरोजन वाले या डिपोजिशन वाले, और इस तरह की चीज़ें हैं। ये देखो नीचे पूरा तो आपका ये अंटार्कटिका तो जमा हुआ ही। तो ये वैसे तो हालांकि ये कोई एकदम एक्यूरेट मैप नहीं है ये कि कहाँ पे था कहाँ पे नहीं, लेकिन ये आपको बताने के लिए कि किन किन जगहों पे आप अपन को आइस देखने को मिलती थी। तो ये हमने सर देख लिया, अब समझ में आया आइस एज क्या होती है, चीज़ें समझ में आ गई। सर ये क्यों मैप लेकर आ गए आप इंडिया का, यहाँ पे कहाँ पे आइस एज? आइस एज तो हमें पता है कि हिमालय वगैरह वाले पार्ट में रही होगी, ठीक है, लेकिन सर ये कौन सा मैप आ गया जिसके अंदर आपने तो कह दिया कि श्रीलंका और इंडिया जो है ये कनेक्टेड है, इनके बीच में तो आपने लैंड दिखा रखी, क्यों दिखा रखी है ये कैसा मैप है? अरे ये मैप है उस समय का जब सी का जो लेवल है वो क्या था, 125 मीटर नीचे था। नीचे होने की वजह से इन जगहों पे पानी नहीं था। देखो ये जो जगह है इनमें कहीं पे पानी नहीं है। धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगी, मेल्ट होके इनका यहाँ पे वाटर आने लगा आने लगा आने लगा। आज हमको सिर्फ ये वाला ऐसे रीजन देखने को मिलता है, बाकी बाहर का जो दिख रहा है ये सारा किस में चला गया, वाटर के अंदर, मतलब सी के या ओशन के वाटर के नीचे तरफ चला गया। और ये यहाँ पे भी पानी आ गया, इवन कि भाई यहाँ पे अब श्रीलंका जो इंडिया से है वो अलग दिखता है, अलग हो रखा है। तो ऐसे अब धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले आप टाइम पे देखोगे तो आप इंडिया का मैप फिर यूँ ड्रॉ करोगे, ये भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे जो बच रहा है ये। क्यों? क्योंकि हम क्या करते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से आइस जो है वो मेल्ट हो रही है।
तो ये बस थोड़ा सा आप लोगों को डराने के लिए, ठीक है, ये डराने के लिए मैंने बताया कि आने वाले टाइम पे आपको यहाँ पे वाटर देखने को मिलेगा। सर हम क्यों डरे, तब तक तो मर जाएंगे, हम क्यों डरे? सही बात है, मत डरो, लेकिन इसको देख के डरो। क्यों? क्योंकि अब तुम क्या पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा मतलब डरना नहीं है, मज़ेदार चीज़ है आज वाली जो ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि समझने वाली चीज़ थी वो देख ली हमने। अब तो क्या है, इनके नाम याद करने और कैसे फॉर्म हुआ फीचर्स को देखना है। लेकिन देखो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये मैंने क्या करा, आपको एक बड़ा सा वो एक आइडिया दिया कि किस तरह से आइस शीट जमी रहती है। अब आइस शीट्स देखो आपको देखने को मिल रही है, और जो पिघलने लगेगी, जैसे मान लो यहाँ से आइस शीट उतरी, ये पिघलेगी, ग्लेशियर की फॉर्म में नीचे आएगी, चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना, तो इस तरह चलना स्टार्ट होगी। मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पे कोई आइस शीट पिघलना स्टार्ट हुई होगी या ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगी होगी, और ग्लेशियर बना होगा। ग्लेशियर मूव करता 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 इधर से होता हुआ ऐसे ट्रैवल करता हुआ, इधर से ट्रैवल करता 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 और वो इधर की तरफ आ गया। सर अगर वो वहां से यहाँ तक ट्रैवल करता हुआ आ रहा है ना, तो पूरे रास्ते में इरोजन करेगा, सही है, और जो पूरा वहां से सेडिमेंट लेके आ रहा है ना उसको वो यहाँ छोड़ देगा, तो यहाँ पे वो डिपोजिशन करेगा। वेरी गुड, चीजें समझने लग गए आपको पता लग गई। लेकिन जब वो वहां से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो एक चीज और देखने को मिलती है। आप इरोजन डिपोजिशन सही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, वो वहां पे था, वो वहां पे एक एल्टीट्यूड था, ऊंचा था, ऊंचाई होने की वजह से वहां पे थोड़ी ठंड क्या थी, ज्यादा थी, है ना, मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या था, कम था, सर्दी थी, विंटर थी, या मैं कह सकता हूँ वहां पे जो ठंड थी वो ज्यादा थी। लेकिन जब वो नीचे आने लगा तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, क्योंकि सर वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब आप एल्टीट्यूड में नीचे की तरफ आते हो, आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, तो नीचे की तरफ क्या गर्मी देखने को मिलती है, और एल्टीट्यूड में जब आप ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको सर्दी देखने को मिलती है। तो जब नीचे आते हो टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और सर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जितना जो ग्लेशियर आ रहा है ना, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये मेल्ट होता 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 जब यहाँ तक पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे आके तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होते ही अपना वाटर क्या कर देगा, यहाँ पे ये छोड़ देगा। तो अब जो आप ये ग्लेशियर सा देख रहे हो जो यहाँ तक आ रखा है, ये अब जो डायग्राम में दिख रहा है, ये पूरा ग्लेशियर है जो वहां से आया होगा, लेकिन वहां से आते आते इसने यहाँ पे क्या करा, अब ये यहाँ पे आके रुक गया और अपना वाटर छोड़ता चला जा रहा है, ये पिघलता चला जा रहा है। सर अगर ये ग्लेशियर पिघलेगा, अगर ये ग्लेशियर पिघलेगा तो ऐसा होगा, मान लीजिए कि हम देख रहे हैं ये पिघलना स्टार्ट हुआ, वहां से तो मान लो स्पीड के साथ में आ गया और यहाँ पे आके रुक गया, अभी कुछ नहीं आ रहा पीछे से, अब सब कुछ रुका हुआ है। लेकिन अभी यहाँ तक आ चुका है तो यहाँ से पिघलेगा, क्योंकि नीचे आ गया ये, हाँ सर पिघलेगा, ये यहाँ पिघल जाएगा पूरा, फिर क्या हो जाएगा, ये फिर पिघल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर पिघल जाएगा। सर कहाँ तक पिघलेगा, जहाँ तक इसको नीचे, जब तक ये नीचे रहेगा, मतलब इसका वो पार्ट जो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है एल्टीट्यूड में, वो सारा पिघलेगा, इससे ऊपर वाला नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो एल्टीट्यूड में ऊपर है और वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है, ठंड है वहाँ पे, इसलिए बर्फ़ बनी रहेगी। लेकिन जो ये नीचे आ गया, ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ये मेल्ट होगा तो हम देखेंगे, अगर थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो हमको यहाँ पे कोई भी आइस दिखाई नहीं देगी, पर सर ये आइस तो मेल्ट हो गई, तो यहाँ पे वाटर तो रहेगा, रहेगा वाटर, तो यहाँ पे वाटर रह जाएगा, और ये पूरी आइस जो है हमको दिखाई नहीं देगी, अब फिर हमको यहाँ से आइस दिखना स्टार्ट होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक चीज सिखाई मैंने, है ना, इनडायरेक्टली आपने एक चीज समझ ली कि ग्लेशियर जो होता है, एक बार तो ग्लेशियर आता है, उसको कहा जाता है एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर, एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर, कि ग्लेशियर आ रहा है। लेकिन एक और टर्म हम पढ़ते हैं रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर, क्या पढ़ते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर, कि ग्लेशियर जा रहा है। अब ग्लेशियर जा कैसे सकता है, नहीं जा सकता है ना, ग्रेविटी में उल्टा थोड़ी ना चल जाएगा, लेकिन देखो ऐसे जा सकता है वो। रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर का मीनिंग होता है कि ग्लेशियर ऐसे ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि क्या हुआ, जो ग्लेशियर आया तो मुझे क्या लगा, ये इतना बड़ा ग्लेशियर है, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं क्या देख रहा हूँ, ये वाला पिघल गया, ये वाला पिघल गया, ये वाला पिघल गया। अब मैं जब ग्लेशियर देखने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ग्लेशियर दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है सर देखो वो ऊपर की तरफ है ग्लेशियर, तो मतलब ये ग्लेशियर तो कहाँ जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है, पर वैसे वो पीछे नहीं जा रहा, ये मेल्ट होने की वजह से हमको क्या लगेगा कि ये पीछे की तरफ जाता जा रहा है, पर हालांकि पीछे नहीं जा रहा, ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। लेकिन जब ग्लेशियर आता है उसको एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर कहते हैं, लेकिन ग्लेशियर का जब ये आगे वाला पार्ट जब मेल्ट होने लगता है तो इसको हम क्या कहते हैं, फिर मेल्ट होता होता ग्लेशियर की साइज कम होती चली जाती है, और जब ग्लेशियर की साइज कम होती रहती है तो उससे हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर। तो आपने एक फिनोमिना समझा यहाँ पे, सर ये क्यों पढ़ा दिया आपने, क्योंकि आप पढ़ने वाले हो, अभी चीज़ें समझ रहे हो। देखो ये देखो एक डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है इस वाले से कि आइस शेल्फ, मैंने बताया था आइस शेल्फ किसको कहते हैं, जो समुद्र के पानी के ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, उसको आइस शेल्फ कहते हैं।
और ये आइस शेल जो है आगे जाके अगर टूटेगी तो क्या बना देगी फिर ये आइसबर्ग्स वगैरह बना देगी। तो ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया, इसको छोड़ो। इस वाले को देखो, ये क्या दे रखा है सर, ये एक आइसबर्ग है। इसका डायग्राम दे रखा है ये आपको एक आइसबर्ग का। आइसबर्ग जो है ये किसी आइस शेल से टूट के अलग हो गया और पानी में फ्लोट करता जा रहा है। पर इसमें अच्छी बात क्या है इसकी, एक मतलब एक फैक्ट वाली बात क्या है कि हमको जो ऊपर से दिखाई दे रहा है ना ये सिर्फ 11.11% दिखाई दे रहा है इसके एक्चुअल मास के, है ना। ओनली 11.11% ऑफ आइसबर्ग्स मास इज विजिबल, क्योंकि बाकी सारा तो कहां पर है, नीचे की तरफ है, ओशन में नीचे की तरफ है। बाकी सिर्फ हमें सिर्फ कितना दिखाई दे रहा है, 11.11% ही दिखाई दे रहा है। बाकी जितना ही मास है वो सारा का है ओशन में नीचे की तरफ है। तो एक आइसबर्ग ऊपर से जितना बड़ा दिख रहा है, तो सोचो नीचे से उसका कितना है, मतलब नीचे से उसकी साइज जो है वो क्या है, और ज्यादा बड़ी है। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि ऊपर सिर्फ हमें 11.11% ही दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक्चुअल पार्ट सर उसके नीचे की तरफ है सारा, नीचे से उसकी साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए आइसबर्ग जो होता है वो दिख रहा है। अगर कहीं पे आपको आइसबर्ग, आपको तो मैं कह रहा हूँ कभी घूमने का मौका मिल जाए, वहाँ पे आप बोट चला रहे हो, शिप चला रहे हो, शिप जाती जा रही है, आपको दिख गया एक आइसबर्ग, तो आप क्या करो, उससे बहुत दूर से टर्न मार लो, क्योंकि वो आपको ऊपर से छोटा दिख रहा है पर एक्चुअल में नीचे से क्या है वो बहुत बड़ा है। और हो सकता है आप जब शिप लेके वहाँ जा रहे हो तो शिप का जो नीचे वाला पार्ट है वो इस आइसबर्ग से कांटेक्ट में आ जाए, नीचे वाले पार्ट से, और टूट जाए आपकी शिप, पानी भर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए इससे बढ़िया हम क्या करेंगे सर, इसके दूर से ऐसे चक्कर काट के निकल जाएंगे, इसके आसपास भी नहीं जाएंगे। तो ये आइसबर्ग की कहानी है जो हमने देख ली। हालांकि इसके अलावा और क्या समझना है, इसके अलावा देखो जैसे ये एक आइस शेल दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ओशन के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो ये क्या है आपकी आइस शेल हो गई। जैसे ही आइस शेल टूटेंगी तो यहाँ पे क्या निकलते चले जाएंगे, फिर आइसबर्ग निकलते चले जाएंगे। हालांकि हमें दूर तक दिख रही है, तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है, इसका जो पीछे वाला पार्ट है जो जमा हुआ है, बहुत टाइम से जमा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं आइस शीट। तो पीछे दिख रहा है ये आइस शीट, ये कुछ पार्ट जो आगे यहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ, ये क्या है सारा आइस शेल्व है। जब इनमें से टुकड़े होके निकलते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, फिर वो आइसबर्ग बन जाएगा। आइसबर्ग देखो कुछ इस तरह के ये पीसेज हमको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें यही कहानी है, जितना ये ऊपर से छोटा दिख रहा है नीचे से क्या है ये उतना ही बड़ा है साइज के अंदर। तो ध्यान रखना इस चीज का भी। अब ये मैं मानता हूं कि आपको जो है ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी, मतलब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के, मतलब आपके दिमाग में इमेज बन चुकी होगी कि हम किस जगह के बारे में बात करने वाले, किस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। वो इमेज जो है वो बनना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है, वो फोटो बनना जरूरी है आपके दिमाग के अंदर, है ना, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं तो पता होना चाहिए कि अब आपको समझ में आएगा कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। वरना क्या होता है, अगर फोटोज वगैरह नहीं दिखाता या चीज़ें नहीं बताता तो आपको क्या लगता, आप यहीं अपने आसपास का वो एरिया सोच रहे होते कि वहाँ पे देखो बर्फ जमी हुई थी, ठीक है, या वहाँ पे जमी हुई थी, ऐसे ऐसे सोच रहे होते हम। लेकिन अब आपको समझ में आया कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, किस तरह के फीचर की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कर देते हैं अब फीचर्स के बारे में। और सबसे पहला, ये तो हमने पढ़ चुके वैसे, एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर, रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। डायग्राम भी देखो एक मैंने आपके लिए ला दिया ये कि ग्लेशियर आया था, ये फोटो दे रखी है। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि यूएसए के अंदर एक नेशनल पार्क है, ग्लेशियर नेशनल पार्क, तो वहाँ की फोटो है ये कि 2012 के अंदर हमको क्या देखने को मिला, कोई ग्लेशियर आया होगा तो देखो यहाँ तक आ गया नीचे तक। लेकिन 2019 के अंदर 2019 में हमको क्या देखने को मिला कि ये सारा देखो मेल्ट हो गया और खाली यहाँ पे वाटर रह गया। तो जब आया तो ये तो एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर है। लेकिन अब जब हम जाके देखेंगे, जब मान लो अपन 2012 में गए तो मैं कहूँगा देखो ग्लेशियर आया, एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर। लेकिन जब मैं 2019 में गया तो मैं देखो कहूँगा अरे ग्लेशियर तो पीछे जा रहा है, रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर। ये बात है ना। तो ये चीज़ें समझ ली हमने सर, सब कुछ समझा दिया, तो अब स्टार्ट कर दो फिर। चलो स्टार्ट कर देते हैं फिर, आप कह रहे हो तो, आप कह रहे हो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं इसको, इरोजनल लैंडफॉर्म से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म। किसके इरोजनल, ग्लेशियर के। तो ग्लेशियर जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। और सर ये पहला वाला तो आपने एक बार जिक्र करा था इसका, कि जब रिवर फ्लो होती है, जब रिवर किसी माउंटेन के बीच से फ्लो होती हुई जाती है तो वहां पे वी शेप की वैली फॉर्म करती है। किस शेप की, मैंने आपको बताया था, ऐसे वी शेप की वैली फॉर्म करती है। लेकिन जब ग्लेशियर वहां से जाता है तो ग्लेशियर क्या होता है, हैवी होता है। हैवी होने की वजह से वो वी शेप की जगह कैसी शेप फॉर्म करता है, यू शेप। यू शेप में क्या फीचर होता है कि नीचे से वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, फ्लैट देखने को मिलती है, और साइडों में स्टीप स्लोप होते हैं। स्टीप मतलब
अचानक से आने वाले स्लोप, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे नहीं, सीधे नीचे आने वाले स्लोप। ऐसे स्लोप अगर हमको देखने को मिले तो हम क्या कहते हैं कि सर जो यू शेप्ड वैली होती है क्या होती है, स्टीप साइडेड वैली, स्टीप होती है लेकिन फ्लैट फ्लोर होते हैं इसके अंदर। फ्लोर कैसा होता है, नीचे वाला फ्लैट होता है, लेकिन जो रिवर वाला था उसमें फ्लोर कैसा होता है, वी शेप का होता है। तो ध्यान रखना, हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ग्लेशिएटेड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, अभी हमने देखा था कि ऊपर से ग्लेशियर आ रहा था, ग्लेशियर जब नीचे की तरफ आ रहा था तो किस तरह की वैली फॉर्म कर रहा था, यू शेप की वैली फॉर्म कर रहा था। वो मान लीजिए ऐसे यू शेप की वैली फॉर्म करता हुआ आ गया। ओके, अब क्या हुआ, जैसे सर रिवर जो होती थी, कोई रिवर होती थी और उसके अंदर कोई दूसरी रिवर आके मिक्स हो जाती थी, तो हम इसको कहते थे ट्रिब्यूटरी। पढ़ा है आपने, याद है, पढ़ा था हमने कि रिवर में कोई दूसरी रिवर मिक्स होती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ऐसे ही ग्लेशियर में अगर कोई दूसरा ग्लेशियर आके मिक्स हो रहा है तो उसको हम ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर कहते हैं, है ना। तो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर क्या होगा कि कोई मेन ग्लेशियर आ रहा है और उसमें कोई छोटा ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर आके क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। जब ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर आके इसमें मिक्स होएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी आप कहोगे सर यहाँ पे भी यू शेप की वैली देखने को मिलेगी, लेकिन सर ये अचानक से यू शेप की वैली क्या है, नीचे गिर जाओगे। अगर आप इसमें गए तो आप अचानक से नीचे की तरफ गिर जाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर एक बड़ी यू शेप की वैली देखने को मिलती है। तो ये जो जगह है जहाँ पे आपको इस तरह की एक फीचर देखने को मिलता है कि आप नीचे देखते हो तो बस आप बिल्कुल नीचे गिर जाओगे, है ना, मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट है। तो उस स्ट्रेट वाली जगह को हम कौन सी वैली कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। कैसी वैली कहते हैं, हैंगिंग वैली। कि एक वैली दूसरी बड़ी वैली के जाके अचानक से एंड हो जाती है, और एंड किस जगह पे होती है, जहाँ पे फिर जो स्लोप है वो बिल्कुल कैसा है, वर्टिकल हो जाता है, बिल्कुल सीधा स्लोप है, जहाँ पे अगर आप जाते हो तो सीधे नीचे गिर जाओगे। उस वाली जगह को हम क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली कहते हैं। तो हैंगिंग वैली इस तरह से फॉर्म होती है, एक मेन ग्लेशियर के पास में जब कौन सा ग्लेशियर आ रहा होता है, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर आ रहा होता है। तो देखो ऊपर जैसे मैंने डायग्राम बताया था ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा इस तरह का फीचर। ये देखो यहाँ पर है, तो ये जो आ रहा है ये देखो यू शेप फॉर्म कर रहा है, ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, इसका देखो ये यू, इधर से ये यू, और ये ऐसा, तो ये यू शेप वैली होगी इस तरह की, ठीक है। चलिए, तो हमने समझा एक तो यू शेप वैली, एक हैंगिंग वैली, दोनों चीजें हमको समझ में आ गई। और कौन से लैंड फॉर्म है, और देखो एक साथ अपन कितने लैंड फॉर्म देख लेते हैं एक बार में, 5 लैंड फॉर्म्स देखने वाले हैं। एक तो हम किसके बारे में देखने वाले हैं, सर्क के बारे में देखेंगे, जिसको अपन कौरी कहते हैं, पढ़ा भी था अपन ने पहले। इसके अलावा अपन किसके बारे में देखते हैं, टार्न लेक के बारे में। फिर हम देखेंगे पैटर्नोस्टल लेक के बारे में, हमको एक समझना है हॉर्न के बारे में, और हम एक देखेंगे एरिटी के बारे में। तो ये 5 लैंड फॉर्म्स हैं जो एक साथ समझ में आ जाएंगे हमें। देखो कैसे, हम बात कर रहे हैं उन माउंटेन की जो जिन पे ग्लेशियर्स वगैरह जमे हुए थे या जिन पे आइस वगैरह जमी हुई थी, और ग्लेशियर्स मेल्ट हुए होंगे, आइस मेल्ट हुई होगी, जो भी चीज़ें चली होंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे ग्लेशियर्स रहे होंगे। अब इस पीक की बात करता हूँ मैं, ठीक है, इस चोटी की अपन बात कर रहे हैं। इस पे क्या है, इस पीक पे कि यहाँ पे पहले सर जब स्नो आई होगी ना तो ग्लेशियर जम गए होंगे, ठीक है, यहाँ पे आइस आ गई होगी, फिर धीरे धीरे वो मेल्ट हुई होंगी। जैसे किसका सीजन आया होगा, समर का सीजन आया होगा, वो मेल्ट हो गई होगी। मेल्ट होते ही वो सारी आइस किधर की तरफ आ गई, नीचे की तरफ। जब वो आइस नीचे की तरफ आई होगी तो सर उसने यहाँ पे ना इरोजन करा होगा। क्या करा होगा, इरोजन करा होगा। तो इरोजन करने की वजह से यहाँ पे कैसी शेप देखने को मिली, एक हॉर्न जैसी, एक मतलब चोटीदार, ठीक है, एक इस तरह की शेप देखने को मिली। इसको चाहूँ तो अपन क्या कह सकते हैं, पिरामिडल पीक। पिरामिडल क्यों कहा, क्योंकि एक पिरामिड जैसा बनता है ये। कैसा बनेगा, एक पिरामिड जैसा, ऐसे ऐसा बनता है कुछ इस तरह का पिरामिड सा, कि आपको सिर्फ एक साइड नहीं होती, वहाँ पे 3-4 साइड होती है। मतलब अगर आपको उस चोटी पे पहुंचना है, उस पीक पे पहुंचना है, तो आपके पास 3-4 रास्ते हैं, आगे पीछे से ऐसे 3-4 रास्ते हैं। तो इस तरह की अगर आपको एक पीक देखने को मिलती है, उसे आप क्या कहते हो, हॉर्न कहते हो। क्या कहते हो उसे, हॉर्न। लेकिन सर ये बनता कैसे है, जब आइस जो होती है बिल्कुल इस टॉप मोस्ट पार्ट का क्या करती है, इरोजन करती है। इरोजन की वजह से जो पीक बनी उससे हॉर्न कहा जाता है। तो हॉर्न क्या होता है, पिरामिडल पीक होती है, स्टीप होती है, पॉइंटेड माउंटेन पीक होती है, जो कि क्या होती है, 3 या उससे ज़्यादा साइड से क्या होती है, सराउंडेड होती है। मतलब आप उस पर जाने के लिए 3 साइड से या 4 साइड से या 5 साइड से क्या हो सकते हो, जा सकते हो। तो सर आपने इसको तो कह दिया, लेकिन आप इन साइड्स को क्या कहोगे, जो ये साइड्स हैं जिधर से आप चढ़ के जा रहे हो, इन्हें क्या कहोगे, इन्हें कहते हैं सर्क। क्या कहते हैं इन्हें, सर्क कहते हैं या फिर कौरी कहते हैं। तो सर्क क्या होती है, साइड्स होती हैं। जैसे मान लो अगर आपको इस पीक पे पहुंचना है तो आप इधर से होते हुए जाओगे,
और ये जो पूरी साइड है, इस साइड को अपन क्या कह देंगे, सर्क कहते हैं। सर ठीक है, सर्क ये हो गया, वो हॉर्न हो गया, हॉर्न को पिरामिडल पीक भी कहते हैं। लेकिन फिर जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको, आपको इस पीक पे जाना है, तो आप यहाँ से होते हुए जाओगे, तो ये जो एरिया है जहाँ से होते हुए जा रहे हो, इसको तो आपने कह दिया सर्क, ठीक है। और मान लीजिए सर्क के ऊपर कोई ग्लेशियर रखा हुआ है, और ग्लेशियर टाइम के साथ में क्या हो गया, मेल्ट हो गया। समर सीजन में क्या हो गया, मेल्ट हो गया, गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया। तो ये जब मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इकट्ठा होते ही यहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, एक लेक फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म करेगा, एक लेक फॉर्म कर देगा ग्लेशियर मेल्ट होके। और ऐसी लेक को अपन कौन सी लेक कहते हैं, तान लेक कहते हैं, जो कि अपन ने लेक वाले लेक्चर में भी देखा था। तान लेक किस तरह से फॉर्म होती है, इस तरह से फॉर्म होती है, बता दिया था वहां भी, यहाँ भी दोबारा बता दिया कि ग्लेशियर अगर अपनी जगह पे रखा हो मेल्ट हो जाता है, कौन से वाले पार्ट में, सर्क वाले पार्ट पे जब मेल्ट हो जाता है वहीं के वहीं, तो हम उसको क्या कहते हैं, तान लेक कहते हैं। और इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, मानसरोवर लेक, जब बताया था, मानसरोवर के बारे में नहीं बताया था, है ना, मानसरोवर लेक हो गई, या फिर उसके अलावा मैंने रूपकुंड के बारे में बताया था शायद आपको वहाँ पे। तो वो इस तरह की जो लेक्स होती है, जो क्या होती है, जैसे विंटर आती है जम जाती है, लेकिन जैसे समर आती है फिर दोबारा वहाँ वाटर देखने को मिल जाता है। तो वो इस तरह की लेक होती है। लेकिन जब ये लेक लाइन से हमको देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे लेक देखने को मिल गई, फिर हमको मान लीजिए यहाँ देखने को मिल गई, फिर इधर देखने को मिल गई, फिर नीचे यहाँ पे देखने को मिलती है, जब ऐसे लाइन से देखने को मिलती है तो इन तान लेक्स को हम कौन सी लेक कह देते हैं, फिर पैटरनोस्टर लेक कहते हैं। जब तान लेक आपको एक सीक्वेंस में देखने को मिलती है तो उन्हें पैटरनोस्टर लेक कहते हैं, सिंगल देखे तो तान लेक कह देते हैं उसे, है ना। लास्ट क्या बचता है इसमें, एरिटी। एरिटी के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें समझ लो, देखो इसमें समझ में आ जाएगा। इधर वाले साइड से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये क्या हो गया, कौरी वाला पार्ट हो गया। इधर से आप गए तो ये भी कौरी वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, या ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, कौरी या सर्क वाले पार्ट है। ध्यान रखना इन दोनों का मीनिंग सेम है, कौरी या सर्क सेम ही है। लेकिन अगर सर ये जो बीच में रिज से दिखाई दे रही है, रिज मतलब एक ऊंचा सा पार्ट, एक ऐसा ऊंचा पार्ट जिससे इधर वाला ये सर्क और इधर वाला सर्क क्या हो रखा है, डिवाइड हो रखा है। इस रिज को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे एरिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, एरिटी। देखो डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इधर ये सर्क बना हुआ है। अगर आप इस पीक पे जा रहे हो तो आप इधर से जा सकते हो, आप इधर से जा सकते हो, लेकिन बीच में डिवाइड करने वाला जो पार्ट है, जो इस तरह की रिज है, इस रिज को अपन क्या कहते हैं, एरिटी कहते हैं। तो ये अपन ने क्या करा, एक ही डायग्राम में एक बार में 5 जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स को देख लिया। इरोजनल हम इन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे आके, यहाँ पे जब विंटर का सीजन होता है तो विंटर के सीजन में यहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, रेनफॉल की वजह से सब कुछ ये स्नो के नीचे दब जाता है। लेकिन जैसे समर सीजन आता है तो ये सारी स्नो जो है मेल्ट होकर नीचे आने लगती है ग्लेशियर्स की फॉर्म में, है ना। तो जब ये नीचे की तरफ आती है तो इन पूरे एरियाज पे इरोजन करते हुए आती है, इनको सबको इरोड कर देती है। इरोड करने की वजह से यहाँ तो इरोड करेगी और ला के नीचे जहाँ छोड़ेगी वहाँ पे डिपोजिशन करेगी, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इरोड कर दिया, इसलिए इरोजन वाले लैंडफॉर्म्स में पढ़ते हैं हम इन्हें। ठीक है सर, अब तो ईजी सा लग रहा है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ आपने पहले ही समझ रखी है, इसको दोबारा क्या समझा अपन, फिजोर्ड के बारे में पढ़ा था अपन ने, फिजोर्ड देखे थे अपन ने, मैंने आपको बताया था फिजोर्ड के बारे में, याद करो क्या थी फिजोर्ड, एक कोस्ट लाइन थी। क्या थी, एक कोस्ट लाइन थी फिजोर्ड। फिजोर्ड वो कोस्ट लाइन थी जो 2 माउंटेन्स के बीच में हमको देखने को मिलती थी, कि इधर की तरफ भी माउंटेन है, इधर की तरफ माउंटेन है, और इधर की तरफ भी माउंटेन है, और यहाँ पे क्या जा रही है बीच में से एक, हमको लगता है कि रिवर जा रही है पर एक्चुअल में रिवर नहीं होती, वो उधर कहीं आगे जाके किस में मिक्स हो रही होती है, एक ओशियन में। किस में मिक्स हो रही होती है, ओशियन में। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, उस समय हालांकि मैंने बता दिया था फिजोर्ड को, लेकिन एक बार दोबारा ये आया तो उस वाले डायग्राम समझते हैं जो हम ऊपर ऊपर छोड़कर आए। ये वाले डायग्राम से देखो इसको, इस वाले डायग्राम से क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये अब धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आइस एज मान लो खत्म हो रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा सब कुछ, ये पूरा रास्ता मेल्ट हो जाएगा, ये रास्ता सा जो आपको दिख रहा है ये पूरा मेल्ट हो गया। जैसे ही ये मेल्ट हुआ तो ये सारा जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है ये यहाँ पे वाटर बना देगा। ठीक है सर, यहाँ पे है ना हमको रिवर देखने को मिलेगी क्योंकि सारा ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तो आपको रिवर देखने को मिलती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इधर की तरफ जो है ये ओशियन है पूरा, जो नीचे की तरफ है क्या है, पूरा ओशियन। तो इस रिवर का वाटर इस ओशियन वाले से मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर बन जाएगा। हाँ सर बात सही है, ब्रैकिश वाटर बनेगा, पीने लायक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक रहेगा, इस ओशियन वाला नहीं पी सकते हम उसको। लेकिन ये ब्रैकिश वाटर है। अब अपन क्या देख रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, मान लीजिए इस माउंटेन पे यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और वो देख रहा है कि अब वो, और यहाँ पे नीचे जो पानी उसमें पाँव डाल के बैठा है वो लड़का, है ना, खड़ा नहीं है वो, यहाँ पे बैठा है पानी में पाँव डाल के बैठा है।
तो वो उस पानी को क्या कहेगा, वो जगह को क्या कहेगा, वो उसको कोस्ट लाइन ही तो कहेगा। क्यों कोस्ट लाइन कह रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको लैंड और सी के बीच में जो, मतलब जहाँ पे लैंड खत्म होती है और सी स्टार्ट होता है, तो वो एक लाइन, उस लाइन को अपन क्या कहते हैं, कोस्ट लाइन कहते हैं। और ये कोस्ट लाइन ही तो हो जाएगी, क्योंकि जमीन पे वो बैठा है और पाँव किस में डाल रखा है अपना, इस वाटर के अंदर। पर ये वाटर जो है किसका है, ये ओशियन का। लेकिन आप देखोगे कि इसके पास में बहुत बड़े बड़े आपको माउंटेन मिलेंगे, इधर माउंटेन मिलेंगे, और ये ऐसे घुमावदार है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होएगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आगे जाके ओशन भी है। उसको तो क्या लगेगा, ये तो रिवर है, क्या लगेगा उसको, रिवर लगेगी। उसको पता ही नहीं है कि आगे तो ओशन है, ये तो वाटर सारा ओशन का है। इसको फिर भी दिख रहा है यहाँ से, उसको दिखेगा नहीं। तो इस तरह की फिजोर्ड लाइन फॉर्म होती है। फिजोर्ड जो कोस्ट लाइन्स है, ये आज की, मतलब आज के कारण से नहीं बनी है ये एक समय वहाँ पे आइस एज रही होगी, और उसकी आइस एज रही होगी तो वहाँ पे उस समय बर्फ होगी। जैसे ही पिघल दी आज के टाइम पे, या थोड़े टाइम पहले पिघल गई है सब कुछ, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म कर दी इन्होंने, फिजोर्ड कोस्ट लाइन फॉर्म कर दी। और ये मैंने आपको कहा, जैसे आपको उन्हीं जगहों पे देखने को मिलेगा जहाँ पे एक टाइम पे आइस एज रही होगी, और उसके पास में ओशन होना भी जरूरी है, क्योंकि कोस्ट लाइन है ये, कोस्ट लाइन होने के लिए वहाँ पे ओशन होना जरूरी है। अगर वहाँ पे ओशन नहीं है तो सर फिर क्या होता, तो ये फिर ये जो ऊपर से हम देखते हुए आ रहे हैं कि सब कुछ जो ग्लेशियर का वाटर है वो सारा मेल्ट होता, मेल्ट होके वो क्या बना देता है, एक रिवर बना देता, तो हमको रिवर देखने को मिलती। लेकिन सर वो ग्लेशियर तो मेल्ट हो जाता है एक टाइम बाद, फिर उस रिवर का क्या होता, तो रिवर भी क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती। मतलब कुछ सालों तक वो हमको चलती हुई दिखती, 100 साल, 1000, 150 साल, 1000 साल तक वो हमको चलती हुई दिखती, जब तक ग्लेशियर से वाटर की सप्लाई होती रहती। लेकिन जैसे वो सप्लाई बंद हो जाती है, वो ग्लेशियर खुद खत्म हो जाता, तो रिवर भी खत्म हो जाती। जैसे कि हम सरस्वती रिवर के बारे में सुनते हैं, ठीक है, वो भी एक इसी तरह की रिवर है, ग्लेशियर वाली। तो ये हम सरस्वती रिवर के बारे में सुनते हैं, इस तरह से वो एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई रिवर, क्योंकि उसका जो मेन ग्लेशियर जो सोर्स था वो अब खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आने वाले टाइम पे अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो ये रिवर्स का सारा पानी निकल जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही ग्लेशियर्स सारे पिघल जाएंगे तो सोर्स खत्म हो जाएगा हमारे पास वाटर का। तो वो जो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र जो आज हम देखते हैं इतनी अच्छे से फ्लो कर रही है, फुल पावर में, फुल फ्लैश के अंदर, वो हमको बाद में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हम ये पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो फिजोर्ड के बारे में हमने देख लिया, हम इसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में, नूनाटक के बारे में। नूनाटक्स क्या होते हैं, नूनाटक्स होते हैं कि सर ये भी क्या है, एक पीक है। नूनाटक्स भी क्या है, पीक है ना, मतलब रॉक की एक पीक है। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये जो है इरोजन की वजह से फॉर्म नहीं हो रही। वो तो कैसे फॉर्म हुई थी कि सर माउंटेन जो था उसके ऊपर क्या गिर गया था, स्नो गिर गई थी, स्नो जब मेल्ट होके जाने लगी तो वो वहाँ पे इरोजन कर रही थी, इरोजन करते करते उसने वहाँ पे हॉर्न शेप की पीक फॉर्म कर दी। ये क्या है, ये पहले से ही हॉर्न शेप्ड है, पहले से इस तरह की शेप है, मतलब हॉर्न क्या, पीक शेप्ड है ये। और यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर का कोई इरोजन नहीं हो रहा, क्योंकि ये ग्लेशियर से भी किधर की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ। मतलब एक बड़ी आइस शीट है, बड़ा आइस फील्ड है, स्नो फील्ड है, एक बड़ा ग्लेशियर है, और उसके ऊपर कोई पीक निकली हुई है जो इसके इरोजन से अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो हम नूनाटक में एक बात जरूर लिखते हैं, क्या, नॉट अफेक्टेड बाय इरोजन। इरोजन से अफेक्ट नहीं होती। लेकिन हॉर्न में क्या था, जो अपन हॉर्न पढ़कर आए अभी, फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन, ये इरोजन की वजह से फॉर्म हुए थे। और ये क्या है, बिना इरोजन के पहले से ही पीक थी, और इतनी ऊंची पीक है कि इनके ऊपर बर्फ जो आइस वगैरह है वो रुकती नहीं है, या ऊंची भी हो सकती है, या फिर इनकी शेप इस तरह की है कि वहाँ पे आइस रुकती नहीं, वो सारी किधर आ जाती है, नीचे। लेकिन जब वो नीचे आने लगी, अगर मान लो यहाँ पे रुक गई, रुकते हुए इनके ऊपर घिसती हुई आ रही है नीचे की तरफ, रगड़ती हुई आ रही है इनको, तो फिर ये हॉर्न वाले पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इरोजन होने स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये अनअफेक्टेड है बाय आइस, आइस इनके ऊपर आती नहीं है, स्नो इनके ऊपर आ रही नहीं है, क्योंकि ये उन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहली बात तो जहाँ पे क्या है, स्नोफॉल नहीं होता, क्योंकि अगर स्नो, सर यहाँ पे स्नोफॉल होगा ना तो इनके ऊपर जरूर ऊपर से आइस गिरेगी, सही बात है। लेकिन उन जगहों पे देखने में आपको ज़्यादा मिलेगी नूनाटक्स जो होते हैं जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता, क्योंकि स्नोफॉल नहीं होगा तो ये हमेशा ऊपर से क्या रहेंगी, खाली रहेंगी, यहाँ पे कोई आइस नहीं रहेगी, सिर्फ नीचे की तरफ आइस रहेगी जो कि पहले से जमी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखो थोड़ी सी। अब मेरे को लग रहा होगा कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही है कि हम किस तरह के फीचर्स की किस तरह से बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नूनाटक्स हमको वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ पे स्नोफॉल कम होता है, ये नहीं होता, क्योंकि स्नोफॉल होएगा तो ये पीक ऊपर से फिर इरोड होगी स्नोफॉल से। आगे बात करते हैं क्रीवास। अब देखो ये तीनों फीचर सेम है ये, ठीक है, एक तो क्रीवास हो गया, एक ये बर्गशुंड हो गया, और इसके अलावा रैंड क्लफ्ट हो गया। ये तीन जो पार्ट है तीनों सेम है,
और इनमें जो ज़्यादा कॉमन वर्ड है वो तो क्रीवास वाला है, कि क्रीवास हम वर्ड ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। ये जो बर्गस्टोन है और फिर रैंड क्लफ्ट है, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं लेते। होते क्या है ये, कभी अगर आपने कोई माउंटेन वगैरह के स्नो वाले वीडियो देखे हो तो ये लोग देखो इस तरह से क्रॉस करते हैं कि एक ग्लेशियर इधर है और दूसरे ग्लेशियर पे जा रहे हैं, या मान लीजिए ये सेम ही ग्लेशियर है पर इसके बीच में क्रैक आ गया, तो ये ऐसे सीढ़ी लगा के फिर एक से पकड़ के दूसरी तरफ जाते हैं ये, क्योंकि इनको ऊपर एवरेस्ट पे जाना है या K2 पे जाना है, जिस भी पहाड़ पे जा रहे हैं, तो ऐसे इनको बीच में क्रीवास, बर्गशुंड या फिर रैंड क्लफ्ट देखने को मिलते हैं। तो इनको इस तरह से क्रॉस करते हैं ये। पर बात आती है सर तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों में ये डिफरेंस है, क्रीवास जो होता है ये ज़्यादा गहरा नहीं होता। क्यों ज़्यादा गहरा नहीं होता? क्योंकि मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, ठीक है, एक ही ग्लेशियर है, ये पूरा एक ग्लेशियर है, लेकिन इसके कितने पार्ट्स हो रखे हैं? इसके दो पार्ट है, जिसमें एक पार्ट तो तेज मूव कर रहा है ग्लेशियर का, पर इसका एक पार्ट जो है वो स्लो मूव कर रहा है। तो तेज मूव करने वाला थोड़ा आगे निकल जाएगा और जो धीरे मूव कर रहा है वो पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से बीच में देखो क्या क्रिएट हो जाएगी, एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, एक फॉल्ट लाइन बन जाएगी। और वो फॉल्ट लाइन जो होती है वो क्रीवास होती है। क्या होती है? क्रीवास। एक मिनट, ठीक है। तो जो फॉल्ट लाइन होती है उसको क्रीवास कहते हैं। जैसे इस तरह का ये कि आप अभी अपने नोट्स लेकर बैठे हो, तो नोट्स वाली कॉपी पे क्या करना, पेज को एक तरफ से तो टाइट पकड़ लेना और एक तरफ से उस पेज को आगे करना है, ऐसे खिसकाना। जैसे आप थोड़ा ज़्यादा जोर लगाओगे तो पेज बीच में से फट जाएगा, एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। वो जो फटा बीच में से क्रैक डेवलप हुआ, तो ऐसे जब एक ग्लेशियर के अंदर होता है तो उसको हम क्रीवास कहते हैं, ठीक है। क्रीवास कैसे फॉर्म होते हैं? डिफरेंशियल फ्लो की वजह से। डिफरेंशियल मतलब अलग अलग फ्लो की स्पीड, एक की स्पीड कम है, मतलब उसके एक ग्लेशियर है, मैं कह रहा हूँ अभी ग्लेशियर पूरा एक है, पर उसके एक पार्ट की स्पीड तेज है और एक पार्ट की स्पीड स्लो है, उसकी वजह से। वहीं बर्गस्टोन जो होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं? बर्गस्टोन जो होते हैं ये फॉर्म इस तरह से होते हैं कि मान लीजिए दो ग्लेशियर है, अब दोनों ग्लेशियर क्या है, फ्लो कर रहे हैं, एक की ग्लेशियर की स्पीड तेज है, एक की स्पीड कम है। अब ग्लेशियर अगर अलग अलग हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच का जो गैप होगा ना वो भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा हमको। तो बर्गस्टोन जो होंगे थोड़े गहरे होंगे। या फिर ये कैसे फॉर्म होते हैं इसके अलावा देखो, या तो मैंने कह दिया बिटवीन मूविंग ग्लेशियर, दो ग्लेशियर या तो मूव कर रहे हैं, या इसके अलावा क्या हो सकता है, मान लीजिए नीचे की तरफ क्या था, जैसे कोई एक ग्लेशियर है, ठीक है, इसके ऊपर ग्लेशियर जमा हुआ है, नीचे वाला सॉलिड ग्लेशियर है, सॉलिड मतलब मजबूत है, जो पिघलता नहीं है। तो आप सर इसको फिर ग्लेशियर क्यों कह रहे हो? तो नहीं, फिर मैं इसको आइस शीट कहता हूँ। तो नीचे क्या है, एक आइस शीट है और ऊपर एक ग्लेशियर है ना, है ये सेम पार्ट, ये सेम पार्ट रहे होंगे, लेकिन क्या हुआ होगा टाइम के साथ में ये ऊपर वाला धीरे धीरे अब क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है, पर नीचे वाला मूव नहीं कर रहा, ये आइस शीट जमी हुई है, उसके ऊपर वाले मूव करने लगा। जब ये मूव करेगा तो मूव करने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या जनरेट हो जाएगा, गैप जनरेट होगा। उस गैप को अपन क्या कहते हैं, फिर बर्गस्टोन कहते हैं। तो बर्गस्टोन जो होते हैं ये इस तरह से फॉर्म होते हैं कि देखो, जैसे ये मान लीजिए ये हमने माना ये वाला जो है ना ये मूव नहीं कर रहा, ये आइस शीट जमी हुई है, लेकिन इसके आगे वाला जो ये ग्लेशियर है ये मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा आगे वाला तो इससे अलग हो जाएगा आइस शीट से, और इनके बीच में जो गैप बनेगा ये क्या कहलाएगा, बर्गस्टोन्स कहलाएगा। तो बर्गस्टोन्स फॉर्म होने के दो कारण हो सकते हैं, एक तो कि दो ग्लेशियर अपनी अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, और सेकंड कारण क्या हो सकता है कि स्टैग्नेंट आइस जो है उससे एक ग्लेशियर क्या होता चला जा रहा है, अलग होता चला जा रहा है। स्टैग्नेंट आइस मतलब जो आइस अपनी जगह पर है, पर उसके ऊपर वाली जो आइस है वो क्या हो रही है, उससे अलग हो रही है, उससे ऊपर वाला जो ग्लेशियर है उससे अलग हो रहा है। और क्रीवास में तो क्या बताया था कि एक ही ग्लेशियर होता है, लेकिन उस ग्लेशियर के अंदर जो उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, एक की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, एक पार्ट की स्पीड कम रह जाती है। तो ये तो सिंगल ग्लेशियर में होता है, ये दो ग्लेशियर के बीच में देखने को मिलता है। और रैंड क्लफ्ट जो होता है ये ग्लेशियर और उसके नीचे जो हार्ड रॉक है, जो वॉल है, जो दीवार है, इस दीवार और इस ग्लेशियर के बीच में जो गैप देखने को मिलेगा, मतलब क्या हुआ, ये जो ग्लेशियर है ये अपने इस स्टोन वॉल से, है ना, पीछे वाली जो वॉल है इससे क्या हो गया, अलग होता जा रहा है। अलग होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो गैप देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, रैंड क्लफ्ट कहते हैं। तो सिंपल ही है ऐसे। क्रीवास, एक ही ग्लेशियर में अगर कोई लाइन दिख जाए तो क्रीवास हो गई। दो ग्लेशियर के बीच में दिखाई दे रही है, दो ग्लेशियर के बीच में दिखाई दे रही है तो बर्गस्टोन हो गया। और ग्लेशियर और उसके पीछे वाली नीचे वाली जमीन जो ये पीछे वाली वॉल है उसके बीच में दिखाई दे रही है तो रैंड क्लफ्ट हो गया। ऐसे सिंपल है ये, है ना। और इनको क्रॉस करने के लिए इस तरीके लैडर बांध के फिर ये यूज में लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पीक पे चढ़ने जा रहे हैं ये, तो क्या होगा, ये जब यहाँ पे आएंगे तो देखो यहाँ पे लैडर लगाएंगे, यहाँ पे लैडर लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे लैडर लगाएंगे। सर इतनी बड़ी लैडर, कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ पे फिर इससे काम नहीं होता तो इनको उतर के नीचे जाना पड़ता है, फिर नीचे ट्रैवल करेंगे, चलेंगे पैदल पैदल, इसमें से उतर के नीचे जाएंगे, पैदल चलेंगे, फिर इस पर आके दोबारा ऐसे उतर के जाएंगे, फिर आके इस पर चढ़ेंगे।
कभी कभार इतने बड़े हो जाते हैं ये, तो उसको लैंडक्राफ्ट कहते हैं अपन। तो ये चीज़ें याद रखना। आ गया समझ में तीनों पार्ट्स? इन तीनों वर्ड्स को एक साथ याद रखना। जैसे ऊपर वाले मैंने 5 वर्ड एक साथ लिखवा रखे थे, ऐसे तीनों को इसलिए एक साथ लिखवाया क्योंकि सिमिलर्स हैं ये। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ समझते हैं अपन, क्या है ये? रॉश मोर्टेने। क्या नाम है? रॉश मोर्टेने। रॉश मोर्टेने फ्रेंच का नाम लग रहा है क्योंकि जो जिसने इसके बारे में बताया तो फ्रेंच था, तो उसने बताया था, उससे चलो हमको मतलब नहीं है, रॉश ही नाम था उसका शायद, उसका नाम ही ये था रॉश जो था। तो रॉश मोर्टेने जो था, इसके बारे में देखो क्या है, कैसे फॉर्म होता है, हमें मतलब नहीं किसने बताया क्या है क्या नहीं है, हमें तो देखना है कि फॉर्म कैसे हुआ। रॉश मोर्टेने कैसे फॉर्म होता है, इसको देखो हम एक क्या करते हैं, डायग्राम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई माउंटेन है, समझ रहे हो बात को? इस तरह का कोई माउंटेन है और इधर की तरफ से क्या आ रहा है? ग्लेशियर आ रहा है। ग्लेशियर आएगा तो क्या करेगा सर? ग्लेशियर आके इससे भिड़ेगा। जैसे ग्लेशियर आया आके से सीधा भिड़ गया। भिड़ने की वजह से इसके इधर वाले पार्ट में क्या करेगा, देखो अब समझना। ग्लेशियर आ रहा है सर, क्या ग्लेशियर अपने साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स लेके आएगा? सर लेके आएगा, क्योंकि वो ऊपर से आता है तो छोटी छोटी रॉक्स को अपने साथ में ला रहा है। सर जब ग्लेशियर इससे आगे टकराएगा तो रॉक्स भी आगे से टकराएगी सारी। जब रॉक जाके किसी एक पार्ट से जाके टकराती है, ठीक है, तो हम उसको एब्रेशन कहते हैं। आया याद? पढ़ा था हमने एब्रेशन। तो सर यहाँ पे हमको क्या देख, अब दोबारा नहीं बताऊंगा, एब्रेशन पढ़ चुके अपन। तो यहाँ पे हमको देखो क्या देखने को मिलेगा, एब्रेशन। ठीक है सर, यहाँ पे एब्रेशन हो गया, लेकिन अब क्या होगा, ये इससे टकराया और ऊपर वाले सारे पार्ट्स को क्या करेगा, ये इरोड करेगा। इरोड करते करते टाइम के साथ में क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का डेवलप हो जाएगा। ये अपन और इसको अगर आगे देखेंगे तो चलो, ये वाला तो मैंने सही नहीं बनाया, ये कुछ इस तरह का डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का डेवलप होएगा। और इसमें हमको क्या समझ में आएगा कि इसकी जो इधर वाली पीक है, या चलो एक और डायग्राम बना के देख, हाँ ये ज़्यादा सही है। हुआ क्या, इस तरह का माउंटेन था, ऊपर से इरोड होने लगा, होते होते इसने क्या करा, इधर तो एब्रेशन लगा। एब्रेशन मतलब इधर के पार्टिकल तोड़ते तोड़ते ऊपर के सारे पार्टिकल टूट गए, तो माउंटेन यूं चला गया। लेकिन इधर की तरफ तो आपको अचानक से भी स्लोप ही देखने को मिलेगा, इधर की तरफ तो स्लोप ही आएगा। और इधर वाले पार्टिकल का सर, ये पार्टिकल तो यहाँ के गिर जाने चाहिए सारे, पर यहाँ के गिर रहे नहीं है। यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है प्लकिंग। याद करो, प्लकिंग भी पढ़ा था हमने। प्लकिंग में क्या होता है, मूविंग ग्लेशियर या ग्लेशिएटेड जो वाटर होता है वो क्या करता है, अपने साथ में पार्टिकल्स को स्वीप करके ले जाता है, समेट के ले जाता है अपने साथ में। तो यहाँ से स्वीपिंग ऑफ पार्टिकल जो हो रही है, क्या आ रही है, स्वीपिंग ऑफ पार्टिकल। इधर तो स्वीपिंग ऑफ पार्टिकल देखने को मिल रही है, उसको हम प्लकिंग कह दिए। और इधर क्या देखने को मिल रहा है, इधर हमको क्या देखने को मिली, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है ग्राइंडिंग, इस पे आके ग्राइंड हो रहे हैं। और बॉम्बार्डिंग, अरे बॉम्बार्डिंग कैसा वर्ड है, अरे बॉम्बार्डिंग मतलब बॉम्ब की तरह आके टकरा रहे हैं इससे, तो ग्राइंडिंग हो रही है उसकी वजह से। इसकी वजह से यहाँ तो ग्राइंडिंग देखने को, इधर तो एब्रेशन देखने को मिलता है, इधर प्लकिंग देखने को मिलती है। प्लकिंग वाली साइड जो होती है थोड़ी स्टीप होती है, और ये वाली जो होता है ये अच्छा जेंटल स्लोप होता है। तो जेंटल स्लोप इधर देखने को मिलेगा। तो जेंटल स्लोप इसमें हमेशा किधर देखने को मिलता है, जिधर की तरफ से ग्लेशियर आ रहा होता है, मतलब आइस की जो डायरेक्शन होती है उधर हमको जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, और उसके अपोजिट साइड में हमको स्टीप स्लोप देखने को मिलेगा। जैसे देखो कुछ इस तरह का ये डायग्राम है। तो सर हमको, अगर हम कभी यहाँ पे घूमने गए तो हमको क्या देखते समझ में आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि तुमको दिख रहा है, मान लो तुम खड़े हो और तुम्हें दिख रहा है सर देखो वो बड़े बड़े माउंटेन्स। तो अगर वो बड़े बड़े माउंटेन्स है, मतलब वहीं पे कहीं से ग्लेशियर बने होंगे, वहीं पे आइस बनी होगी, वहाँ से वो फ्लो होते हुए आए होंगे। सर जब वो फ्लो होते हुए आए ना, तो देखो इसके ऊपर से वो निकल गए, इसकी वजह से यहाँ तो हमको जेंटल स्लोप देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर वाला कैसा है, देखो स्टीप स्लोप है। कैसा स्लोप है, स्टीप स्लोप है। इधर एब्रेशन हुआ होगा, उधर प्लकिंग हुई होगी। तो ये आइस फ्लो इसके अंदर ऐसा है ना। डायग्राम मेरे को थोड़ा इसको उल्टा करके बना देना चाहिए था, क्योंकि इस वाले में तो आप ऐसे समझ रहे हो ग्लेशियर इधर से आ रहा है, उस वाले में ग्लेशियर उधर से जा रहा है। लेकिन आपको वैसे समझ में आ गया कि इसके अकॉर्डिंग जो हमको, अगर हम कभी एक्चुअल लाइफ में इस फीचर को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा देखते ही कि आइस जो है वो किधर से फ्लो करती हुई आई थी। और नीचे जो आपको ये रॉक मिलने वाली है, रॉक कैसी मिलेगी आपको, हार्ड रॉक मिलेगी। अरे सही बात है, हार्ड ही मिलेगी, क्योंकि जो माउंटेन्स आओ, क्योंकि ये तो माउंटेन्स आओ होगा ना, और माउंटेन था तो इसके ऊपर हार्ड ही रॉक रही होगी। ये तो माउंटेन था एक ऐसे। तो याद रखना, इसको कहते हैं अपन क्या, ये जो माउंट ऐसा बनता है इसको कहते हैं रॉश माउंटेन। तो इस तरह से हमने कौन से लैंडफॉर्म्स को देख लिया, हमने कवर कर लिया हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स।
अगले जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को भी स्टार्ट करते हैं, कर लेते हैं इसको, है ना, मैंने बताया कि आज ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं साथ में। चलो देखो, तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं मोरेन के बारे में। क्या होती है मोरेन? मोरेन होते हैं, मोरेन देखो वैसे एक सिंपल जो वर्ड है, क्या याद रखना, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। जो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है उसमें मोरेन आता है। और क्या होता है, जब ग्लेशियर आ रहा होता है तो अपने साथ में जो भी सेडिमेंट्स लेकर आता है और जहाँ लाके उनको छोड़ देता है, तो छोड़ने की वजह से जो लैंडफॉर्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सर सबसे पहले तो आप ये बता दो कि वो जो लेकर आता है अपने साथ सेडिमेंट, आप उनको यहाँ पे क्या नाम दोगे? हम उनको कहेंगे यहाँ पे टिले। क्या कहेंगे उसको? टिले कहेंगे। क्या कहेंगे इन्हें? टिले। तो इसको आप चाहो तो कह सकते हो ग्लेशिएटेड टिले, है ना। ठीक है, ये कह दो इसको, सही है। ग्लेशिएटेड इसके आगे लगा सकते हैं, वो एक ही बात है। तो आपने इसको क्या कह दिया, ग्लेशिएटेड टिले कह दिया। ग्लेशिएटेड टिले का मतलब क्या हो गया, वो सेडिमेंट्स लिख लेना, इसके बारे में लिखा नहीं है मैंने। ग्लेशिएटेड टिले क्या होते हैं, दो सेडिमेंट्स विच आर वेदर्ड और इरोडेड बाय द ग्लेशियर, ठीक है, या दो सेडिमेंट विच आर इरोडेड बाय द ग्लेशियर। तो ग्लेशियर ने जो सेडिमेंट्स को इरोड करा, जो रॉक को इरोड करा, और उसके जो सेडिमेंट्स बने उनको हमने क्या नाम दे दिया, टिले नाम दे दिया। अब टिले जो होते हैं ये क्या होती हैं सर, ये टिले जो हैं ये भी तो कहीं पे जाके स्टोर हो जाएंगे, और वहाँ पे जाके अगर स्टोर हो गए और ये धीरे धीरे स्टोर होते होते मान लो वहाँ पे जम गए और जमने की वजह से रॉक बन गई, तो आपने सर ऐसी सेडिमेंट्री रॉक पढ़ाई थी, पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी ना सेडिमेंट्री। तो इनसे भी बनेगी सेडिमेंट्री रॉक। जब ये टिले कहीं जाके डिपोजिट होंगे तो वहाँ पे भी रॉक बनेंगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशिएटेड टिलेड रॉक, ठीक है। सिर्फ सेडिमेंट्स हैं तो टिले, लेकिन जैसे ही वो रॉक बन जाती है तो टिलेड रॉक, ग्लेशिएटेड टिलेड रॉक। तो ये चीज याद रखना, ये दो वर्ड जो थे इसमें लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिए, सेडिमेंट्स को टिले कहते हैं, उनसे बनी रॉक को टिलेड रॉक कहते हैं। लेकिन जहाँ पे जाके वो जमा हो जाती है, और वहाँ पे जहाँ पे हमको जिस जगह पे जमा हो वहाँ पे जो हमको फीचर देखने को मिलता है उसे मोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मोरेन। मोरेन क्या होते हैं? मोरेन अब सर एक तरह का नहीं हो सकता मोरेन, मोरेन के टाइप होंगे, क्योंकि अगर ग्लेशियर नीचे जा रहा है तो ग्लेशियर अगर नीचे जाएगा तो ये कुछ इस तरह का है कि आप क्या करो कभी, फॉर एग्जांपल जैसे मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर आप क्या करो, गीली मिट्टी हो तो उसके अंदर आप अपने थोड़ा सा हाथ को डालें मिट्टी के अंदर, है ना, और मिट्टी में हाथ को डाल के थोड़ा सा उस पर धक्का लगाए। आप कहोगे सर खिसकेगी नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी ले लेना, है ना, उस पर धक्का लगाना, तो आप क्या देखोगे कि सारी मिट्टी जो है ना वो एक जगह इकट्ठा हो गई, और यहाँ पे खड्डा सा हो गया, जहाँ पे आप हाथ को लेके जा रहे हो तो वहाँ खड्डा सा हो जाएगा, और आगे सारी मिट्टी क्या हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। और आप देखोगे अपने जहाँ पे आपने ऐसे धक्का लगाया ना तो उसके साइड में भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो आपने क्या करा, लेकिन ये तो अब इसमें तो मैं डायग्राम तो इसका बना नहीं सकता, इसमें समझते हैं अपन। देखो ऊपर से ग्लेशियर आया, जब ग्लेशियर आ रहा है तो सीधी सी बात है, सारा अपने साथ, मैंने जैसे बताया, आप जब यूं लेके जा रहे हो अपने हाथ को तो आप सारी मिट्टी आगे ले जाके स्टोर कर दी है। ऐसे ग्लेशियर जब आएगा ये सारा अपना जो भी टिले पार्टिकल्स हैं या टिले सेडिमेंट उसको सारा लाके आगे छोड़ देगा। मान लो उसने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ तक आए थे ग्लेशियर, जब ग्लेशियर एडवांसमेंट में आया था ना तो यहाँ तक आया था, और यहाँ पे लाके इसने छोड़ दिया। जब यहाँ पे लाके छोड़ा तो सर ये एक मोरेन का फीचर बन गया, क्योंकि आपने कहा जहाँ पे ये टिले आके छोड़ते हैं उस जगह के फीचर को मोरेन कहते हैं, ठीक है, बना मोरेन। लेकिन इसको कहेंगे टर्मिनल मोरेन। कौन सा मोरेन है ये? टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन कौन सा होता है? जो ग्लेशियर के आगे वाली साइड पे होता है और सबसे आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। पर मैंने बताया जब ये नीचे आएगा तो नीचे आते आते क्या करता है, ये अपने साइड में भी थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स को छोड़ता रहेगा। जैसे रिवर में भी ऐसा होता है, रिवर भी जब नीचे आ रही होती है तो साइडों में पार्टिकल छोड़ती है, लेकिन है ना, बड़े बड़े छोटे मोटे पार्टिकल साइडों में छोड़ देती है, और बाकी मेन पार्टिकल सारे कहाँ ले आती है, नीचे। लेकिन कुछ पार्टिकल साइड में भी छोड़ती हैं। वो साइड वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटरल मोरेन कहते हैं। जब ग्लेशियर ये काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटरल मोरेन कहते हैं। तो ये हो गया लेटरल मोरेन जो साइडों में छोड़ा, है ना। लेकिन देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड मैंने लिखा है क्या कहीं पे? नहीं लिखा। इसमें एक वर्ड था अनसॉर्टेड टिले, और एक होते हैं, ये दिख रहा है क्या आपको ब्लू? ठीक है, सॉर्टेड टिले। अनसॉर्टेड टिले और सॉर्टेड टिले में क्या डिफरेंस होता है? सॉर्टेड टिले जो होते हैं इसमें आप लिख सकते हो सेपरेटेड डिफरेंट साइज
ऑफ पार्टिकल्स। देखो इसको वैसे समझते हैं अपन, क्या है सॉर्टेड टेले, सेपरेटेड डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की साइज को आपने क्या कर रखा है, सेपरेट कर दिया, तो आप उसको क्या कहते हो, सॉर्टेड टेले कहते हो। सर सेपरेट कर दिया मीनिंग, जैसे रिवर होती है, रिवर क्या करती है, जब पार्टिकल्स को यहीं पे छोड़ती है तो वो सॉर्टेड करके छोड़ती है कि यहाँ पे इसी साइज के पार्टिकल्स रहें। फिर नीचे की तरफ जाओगे आप रिवर में तो थोड़े अलग पार्टिकल्स की साइज देखने को मिलेगी, मतलब आपको कोई मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती। मिक्सिंग का मीनिंग है, कभी आप देखना जैसे रिवर के अंदर अगर आप उत्तराखंड वाली रिवर, उत्तराखंड वाले पार्ट में देखोगे गंगा को, तो वहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स छोड़ती हैं, ठीक है, और उससे ऊपर चले गए आप तो वहाँ पे आपको और बड़े पार्टिकल्स। फिर आप नीचे की तरफ आ रहे हो, हरिद्वार वाले पार्ट में आ गए तो वहाँ पे छोटे पार्टिकल्स, और अगर आप नीचे की तरफ आ गए फिर यूपी के अंदर तो वहाँ पे आपको फिर सेडिमेंट्स जो छोटे छोटे है ना, सैंड वाले पार्टिकल्स वो देखने को मिलते हैं, एलुवियल सॉइल वाले। तो जैसे जैसे रिवर आती चली जाती है उसकी पार्टिकल्स की साइज क्या होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है। पर बात यह है कि उसको पता है कि यहाँ पे बड़े पार्टिकल्स है और यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स, मतलब वो मिक्सिंग नहीं करती, उसके पार्टिकल्स हमेशा कैसे रहते हैं, सॉर्टेड रहते हैं। तो ऐसे टिले भी क्या होता है, टिले ग्लेशियर वाला हो गया, लेकिन अगर ग्लेशियर इस तरह से सॉर्टेड करके रखे तब तो हम उसको सॉर्टेड टिले कहते हैं। पर इस वाले केस में ग्लेशियर सॉर्टेड नहीं करके रखता, क्योंकि ग्लेशियर क्या होता है, बहुत तेजी से आता है, उसको मतलब नहीं है जो आए सब चलो साथ में, बिग पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल सबको ले चलता हूँ, सबको ले जाके एक साथ नीचे छोड़ दूंगा। जैसे सबको ले जाके एक साथ नीचे छोड़ दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा टिले कैसा हो जाएगा, अनसॉर्टेड टिले, मतलब मिक्स्ड डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। यहाँ पे मिक्स्ड है अलग अलग साइज के पार्टिकल, और सॉर्टेड में क्या होता है वो बिल्कुल सही रहते हैं। जैसे रिवर तो सॉर्टेड करके चलती है ना, ऊपर बड़े पार्टिकल्स फिर छोटे ऐसे आते आते जैसे जैसे रिवर का कोर्स आगे तरफ बढ़ता चला जाता है उसके पार्टिकल्स की साइज छोटी होती चली जाती है। पर ग्लेशियर में तो अलग चीज़ है, ग्लेशियर में मैं कह रहा हूँ ये जितना भी अपन मोरेन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये सारा मोरेन जो है ये आपको कैसा देखने को मिलेगा, अनसॉर्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अनसॉर्टेड याद रखना, हमने लेटरल पढ़ लिया, हमने टर्मिनल पढ़ लिया। सर जब ग्लेशियर आ रहा है तो ग्लेशियर किसी नीचे भी तो जमीन है इसके, तो मान लो कोई बड़ी सी रॉक है, कोई बहुत बड़ी रॉक, तो उसको तो मान लो यहीं छोड़ देगा, क्योंकि वो रॉक क्या है ऊपर से तो आ गई, क्योंकि ग्लेशियर की स्पीड तेज थी। अब मान लो ग्लेशियर थोड़ा नीचे आ गया तो रॉक को तो यहीं छोड़ देगा। तो बड़ी बड़ी रॉक को क्या करता है, खुद के नीचे ही छोड़ देता है, जिसको वो आगे लेके नहीं जा पाता और खुद आगे निकल जाता है। जहाँ पे उसने बड़ी बड़ी रॉक छोड़ी तो उस वाले मोरेन को अपन कौन सा मोरेन कहते हैं, ग्राउंड मोरेन कहते हैं। मतलब ग्लेशियर चलता हुआ आया और जिस जगह से वो चलता हुआ आ रहा है तो नीचे वाली जो जगह है, नीचे वाला जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड मोरेन कह दो, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ रह जाएगा, है ना। तो ग्लेशियर चलता हुआ है तो नीचे ग्राउंड मोरेन, साइडों के अंदर लेटरल मोरेन, जहाँ पे लाके आगे छोड़ दिया वहाँ पे आपको टर्मिनल मोरेन देखने को मिलेगा। पर सर जब दो ग्लेशियर साथ में आ रहे होते हैं ना, मान लो दो ग्लेशियर आ रहे हैं, अब ये ग्लेशियर इधर से आ रहे हैं, ग्लेशियर इधर से आ रहे हैं, अब दोनों आके यूँ हो गए और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मोरेन इकट्ठा हो गया, जो ये ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा होगा इधर से, इसका लेटरल मोरेन होगा इधर की तरफ, ये आ रहा है इसका इधर की तरफ, दोनों साथ में आ गए और आगे दोनों ने क्या कर दिया, सेंटर में अपना मोरेन इकट्ठा कर दिया और फिर खुद दोनों सीधे चले गए। वो जो बीच में मोरेन की लाइन बनी उस वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, मीडियल मोरेन। क्या कहते हैं, मीडियल मोरेन कहते हैं। तो मीडियल नाम से पता लग रहा है, मिड मतलब बीच में, दो ग्लेशियर्स के बीच में, तो मीडियल मोरेन, साइड में लेटरल मोरेन, नीचे तरफ ग्राउंड मोरेन, लास्ट में ले जाके जहाँ छोड़ा वो टर्मिनल मोरेन। लेकिन सर वो ग्लेशियर पीछे तो जाता है, एडवांसमेंट में तो यहाँ तक आ गया, लेकिन आपने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर, कि ग्लेशियर जो होता है वो धीरे धीरे अपना पानी छोड़ के पीछे जाता रहता है, मतलब यहाँ पे पिघलता चला जाएगा और पीछे चलता जाएगा, पीछे चलता जाएगा। जैसे ही यहाँ पे पिघलेगा तो आगे आगे तो उसने टर्मिनल मोरेन बनाया, लेकिन मान लो मैं आज गया और आज आके मैंने देखा सर देखो ये रहा ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियर आज जहाँ पे मुझे दिख रहा है और वहाँ पे जो उसने टिलेट इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, तो ये जो टिलेट होगा इस टिलेट को अपन क्या कहते हैं, रिसेशनल मोरेन। क्या कहते हैं इसको, रिसेशनल मोरेन। रिसेशनल क्यों, क्योंकि ये जो आपका ग्लेशियर है ये रिसाइड करता जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। और जैसे मान लो आज तुमको यहाँ देखने को मिला, फिर मैं मान लो 10 साल बाद जा रहा हूँ तो मुझे ये ग्लेशियर है ना यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे जो इसने टिलेट छोड़ रखा है अपना, अब ये यहाँ वाले को मैं क्या कहूँगा, रिसेशनल मोरेन। तो टर्मिनल मोरेन तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ तक ग्लेशियर स्टार्टिंग में आया था अपने फेज में, जब उसकी स्पीड फुल थी, जहाँ पे आके रुका वो, वहाँ पे टर्मिनल मोरेन बनाया। बाकी अब धीरे धीरे वो पीछे जाता जा रहा है, तो आज जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पे, तो यहाँ वाली लाइन का रिसेशनल मोरेन, कल जाके देखा यहाँ पे, यहाँ वाली पे रिसेशनल मोरेन, जहाँ पे मुझे ग्लेशियर देखने को मिलेगा वहाँ के आसपास वाले मोरेन को अपन क्या कहते हैं, रिसेशनल मोरेन कहते हैं, है ना।
ये ध्यान रखना। आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये 5 तरह के हो सकते हैं ये मोरेन जो होते हैं, और हमने पांचों देख लिए। लेकिन बात होती है मोरेन क्या होता है, तो मोरेन अब आपको समझ में आ चुका है किस तरह का ये फीचर है, किसकी वजह से फॉर्म होता है, टिलेट्स की वजह से फॉर्म होता है, जो ग्लेशिएटेड टिलेट्स होते हैं। ठीक है, इसको टिलेट्स कर लेना, है ना। ग्लेशिएटेड टिलेट्स जो होती हैं, टिलेट्स नहीं है, टिलेट नहीं है, ये टिलेट्स हैं, है ना। या तो आप इन्हें कहते हैं टिले, या क्या कहते हैं, टिलेट्स कहते हैं। जब तक सिर्फ सेडिमेंट है तब तक टिले, जैसे उनकी रॉक बन जाती है टिलेट्स, है ना। तो ये याद रखना। आगे समझ में यहाँ तक? ये डायग्राम भी याद रखना। सर आउटवॉश प्लेन पढ़ा चुके हैं आप। आउटवॉश प्लेन कि ऊपर से ग्लेशियर आया, आके उसने जहाँ पे नीचे अपना, नीचे की तरफ जब ग्लेशियर गया तो उसने क्या कर दिया, नीचे एक प्लेन सा क्रिएट कर दिया बड़ा सा। जब ऊपर से ग्लेशियर आया तो आके उसने नीचे यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर दिया। इस प्लेन को अपन आउटवॉश प्लेन कहते हैं। क्यों आउटवॉश कहते हैं? क्योंकि जितना भी वो सेडिमेंट लेकर आता है, जितना भी वो टिले लेकर आता है, टिलेट लेकर आता है, वो सारा यहाँ पे वो क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, यहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, लाके यहाँ पे छोड़ देता है। इसलिए कौन सा फॉर्म हो गया आपका, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म हो गया ये आपका, है ना। तो आउटवॉश प्लेन हमने पढ़ रखा है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने से मतलब नहीं है। सर ड्रमलिन बता दो अब, ड्रमलिन क्या होता है? तो ड्रमलिन का भी एक टाइप आपने देखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या, माउंट, वो रोशे माउंटेन ने पढ़ा था अपन ने। रोशे माउंटेन में क्या था, इधर से मान लीजिए रोशे माउंटेन में ऐसा था, इधर से आइस आ रही है और यहाँ पे कोई माउंटेन था, उसने क्या करा, उसकी इस साइड को तो इरोड कर दिया और इधर वाली को थोड़ा कम इरोड करा, तो इस तरह का फीचर फॉर्म हुआ। आइस किधर से आ रही है, इधर की तरफ। लेकिन जब हम ड्रमलिन पढ़ते हैं तो ड्रमलिन किस तरह का फीचर है, ड्रमलिन को आप इससे समझो कि मैंने आपको बताया जैसे ऊपर से ग्लेशियर आ रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, वो ग्लेशियर किस तरह से बिहेव करेगा, इसको आप अपने घर पे क्या कर सकते हो, मिट्टी लेते हैं थोड़ी सी और उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, उस मिट्टी में थोड़ा सा खड्डा करके उस हाथ से धक्का लगाते हैं। जब धक्का लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि इस तरफ से जिधर से धक्का लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूँ ये वो मिट्टी है, ठीक है, सबसे अच्छे समझो देखो इसको, ये वो मिट्टी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर धक्का लगा रहा हूँ, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ। जैसे इधर से फोर्स लगाऊंगा तो आप कहोगे सर ये सब इकट्ठा होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने की वजह से, एक जगह पे आने की वजह से, डिपॉजिट होने की वजह से, स्टोर होने की वजह से, ये सारा जब मैं ऐसे लेकर आया तो ये यहाँ पे फोर्स लगने की वजह से सारे इधर क्या हो गया, ये स्टोर हो गया। और उधर की तरफ हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वो तो सही बात है क्योंकि उधर थोड़ी ना स्टोर हो रहा है, जो उधर से भी ऊंचा हो जाएगा, इधर से हो रहा है वो। तो इस तरह का अगर फीचर देखने को मिलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। और ड्रमलिन बनता कहीं की वजह से, नीचे जो आपको सेडिमेंट्स दिख रहे हैं इनकी वजह से तो बना। अरे जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, रॉश माउंटेन ने पढ़ा था, उसमें तो क्या था, माउंटेन पहले से बना हुआ था और माउंटेन इरोड हुआ था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बना हुआ नहीं है, पर ये आई, जिधर से आइस आई उसने क्या करा, इस सबको सेडिमेंट्स को इकट्ठा करा, स्टोर करा, डिपॉजिट करा और इस तरह का एक फीचर बनाया जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ड्रमलिन नाम दे दिया। पर सर ये ड्रमलिन बनता कहीं का है, ये बनता है ये ग्लेशियल टिलेट का, ठीक है। टिलेट या टिले जो ग्लेशियल वाले हैं उनसे बनता है ये, उन छोटे छोटे सेडिमेंट से बनता है ये। तो ये ग्लेशियल टिल बन गया। सर सेडिमेंट से बनने की वजह से ये क्या होता है, रिच होता है मिनरल्स के अंदर, और सेडिमेंट्स जो होते हैं इसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। तो होगा क्या, ड्रमलिन को जब आप देखोगे तो आपको इस पर वेजिटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो माउंट रोशे हमने जो पढ़ा था, रोशे माउंटेन ही, उस पर क्या है, आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता क्योंकि वो तो हार्ड रॉक है, वो तो बना ही माउंटेन से, माउंटेन के इरोड होने की वजह से। ये बनता है सैंड, ये सैंड तो नहीं कहेंगे अपन, टिले कहेंगे, सैंड नहीं, टिले से बनता है ये। और डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें डायरेक्शन इधर था, जो दोनों में मेन डिफरेंस क्या, डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि सर ये पहले से बना हुआ नहीं था, ये तो उससे बना, टिले से बना। वो पहले से एक माउंटेन बना होता, वो इरोड हुआ माउंटेन, उसकी वजह से बना। लेकिन दोनों के शेप में क्या डिफरेंस होता है कि ड्रमलिन जो होता है इसके अंदर अगर इधर से आइस आ रही है तो ड्रमलिन का शेप कुछ यूं देखने को मिलता है। लेकिन उस वाले में क्या था, उसके अंदर अगर आइस इधर से आएगी माउंट रोशे में तो उसके अंदर हमको शेप यूं देखने को मिलेगी और इसमें हमको यूं देखने को मिलती है। मतलब दोनों की शेप अपोजिट होती है। और उसका रीजन अब आपको समझ में आ गया क्यों अपोजिट होती है। ड्रमलिन और माउंट रशे जो होते हैं इन दोनों की शेप क्या होती है, अपोजिट होती है। रीजन अब आपको पता है। और मेन चीज क्या है, ड्रमलिन के ऊपर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा पर इस पे आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ड्रमलिन आपने समझ लिया। इसके अलावा और सर कौन से होते हैं, और होता है ये एस्कर्स। सर ये एस्कर्स क्या है,
भाई सिंपल है, क्या सिंपल है? देखो, जब रिवर्स आती हैं तो रिवर क्या करती है? ऑन इट्स पैरेलल साइड, जब रिवर चलती है तो उसकी जो पैरेलल साइड होती है, मतलब रिवर मान लीजिए यूं जा रही है, उधर जा रही है, तो अपनी जो ये पैरेलल वाली साइड है, इन वाली साइड पे याद करो रिज फॉर्म करती थी, फॉर्म्स रिज। रिज मैंने बताया था आपको, रिज मतलब रिवर के साइडों के अंदर थोड़ा सा ऊंची सी जगह होती है, वो उसके सेडिमेंट से बन जाती है, रिवर के सेडिमेंट से, लेकिन वो फ्लड से बचाती है हमें, जिनको हमने नाम दिया था क्या? कॉल्ड नेचुरल लिवीज। क्या कहा था उसे? नेचुरल लिवीज। तो रिवर ने तो बनाया नेचुरल लिवीज, ताकि इनकेस कभी रिवर में अगर पानी ज्यादा आ जाए, फ्लड आ जाए, तो वो नेचुरल लिवीज क्या करते हैं? बचा लेते हैं, क्योंकि थोड़े से ऊंचे होते हैं वो, है ना, रिज से थोड़े ऊंचे होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मान लेता हूँ एक बार मैं, तो इधर अगर कोई रिवर फ्लो करी तो इस तरह का इससे बन जाएगा। लेकिन ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये इसकी वजह से नहीं बना रिवर की वजह से, ये बना है ग्लेशियर की वजह से, कि यहाँ से ग्लेशियर गया होगा आगे की तरफ, तो ग्लेशियर जब आगे गया तो आगे जाके तो मान लो उसने वो वहाँ पे जाके मेल्ट हो गया और वाटर वाटर क्रिएट हो गया। लेकिन जब वो यहाँ से गया होगा तो अपने साइड के अंदर, अपने साइड में उसने क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे? इस तरह का एक लैंडफॉर्म क्रिएट करा, जिसको अपन क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। पर एक ग्लेशियर, ध्यान रखना, ये जो ग्लेशियर यहाँ से गया है ये मेल्टेड ग्लेशियर है, ठीक है, थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है ये, उसकी वजह से इस तरह का फीचर फॉर्म करता है, जिन्हें हम एस्कर कहते हैं। तो एस्कर इस तरह के होते हैं। और एस्कर, लेकिन आप कहोगे सर ये तो जब ग्लेशियर जाता है तो अपने साइड में वो एक मोरेन वाला फीचर बनाता है, उससे हम कौन सा मोरेन कहते हैं? लेटरल मोरेन कहते हैं। सर ये तो मोरेन होना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ मोरेन जो था वो तो बनता था मेन हार्ड ग्लेशियर जब नीचे आता था, उसकी वजह से मोरेन बनता था। लेकिन ग्लेशियर जब थोड़ा पिघल जाता है, जब थोड़ा मेल्ट हो जाता है ना, मेल्ट वाटर, थोड़ा पिघला हुआ पानी, उसकी वजह से फिर ये जो आगे फीचर देखने को मिलता है, उसको मोरेन नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे अपन? एस्कर कहेंगे। मोरेन ऊपर बन गया जब वो सॉलिड में था, जब वो लिक्विड में आया तो एस्कर्स बनेंगे। क्योंकि डिफरेंस क्या है दोनों में? मोरेन जब बनता था तो मोरेन के अंदर सारे पार्टिकल जो थे वो कैसे थे? अनसॉर्टेड थे। अनसॉर्टेड का मतलब सारे साइज के पार्टिकल मिक्स हो जाते थे, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है ग्लेशियर कि वो सब पार्टिकल को अपने साथ लेके चलता है। लेकिन एस्कर जो होता है यहाँ पे मेल्टेड वाटर है, और मेल्टेड वाटर क्या करता है? पार्टिकल्स को सॉर्ट करके रखता है। सॉर्ट मतलब छोटे पार्टिकल्स को अलग, बड़े पार्टिकल्स को अलग, इसलिए हम कहते हैं एस्कर्स क्या होते हैं? सॉर्टेड सैंड होती है। कैसी सैंड होती है? सॉर्टेड, मतलब एक साइज के पार्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किस तरह से? जैसे हमको रिवर्स के आसपास में क्या देखने को मिलती है? नेचुरल लिवीज देखने को मिलती है। इस तरह से ग्लेशियर के मेल्टेड वाटर के पास में हमको एस्कर्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंस भी बता दिया मैंने आपको। देखो टर्म्स जो है ना, जब अगर मान लीजिए इनको चीज़ों को जल्दी पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, या आप जब वैसे पढ़ रहे होते हैं तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे वो हमने पढ़ा था, रॉश माउंटेन ही पढ़ा और ड्रमलिन पढ़ा, दोनों में देखो देखेंगे तो फीचर हमको दिखने में सेम दिखेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या डिफरेंस है। ऐसे ही आपको एस्कर्स और लेटरल मोरेन में समझ में नहीं आएगा क्या डिफरेंस है। लेकिन जब आप इस तरह से डिटेल में पढ़ते हैं चीज़ों को, है ना, तो आपको ईजिली फिर समझ में आने लग जाता है कि अच्छा ये बात है। चलिए आगे देखते हैं इसको। और अगला क्या फीचर दे रखा है? कामे। क्या दे रखा है? कामे। कामे क्या होता है? तो कामे देखो एग्जाम के ओरिएंटेड ज़्यादा ऐसा नहीं है, बस ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा बताने के लिए लिख दिया यहाँ पे। कामे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, जैसे गंगा नदी के जो ग्लेशियर है वहाँ भी हमको देखने को मिलता है कि ऊपर का जो ग्लेशियर है वो तो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन नीचे से धीरे धीरे वो पिघलता जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, ऐसे ग्लेशियर सा होता है बड़ा सा, और उसमें से नीचे से वाटर आ रहा होता है, ग्लेशियर के अंदर से वाटर आ रहा होता है। जैसे कभी आप गंगा का जो सोर्स है गंगोत्री, उस वाले ग्लेशियर को देखोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऊपर से ग्लेशियर जमा हुआ है और नीचे से पानी आता चला जा रहा है ना। तो वो ऊपर वाला जो ग्लेशियर है, नीचे से पानी आ रहा है। अब आप सोचो अगर नीचे से पानी आ रहा होगा तो नीचे वाले जो ग्राउंड पे मोरेन होगा, जो ग्राउंड पे मोरेन होगा, उसको उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है ये वाटर। उसके ऊपर ट्रैवल करने की वजह से क्या होगा? मान लीजिए ये जो ऊपर ग्लेशियर है इसकी ऐसी शेप है, ग्लेशियर में नीचे की तरफ क्या है? एक होल है ना, एक होल हो रखा है, और उस होल के अंदर ही सारा अब क्या हो रहा है, जब रिवर उधर से आ रही है तो उस होल की वजह से वहाँ पे सारा मोरेन उसने इकट्ठा कर दिया। जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर कैसा है? मान लीजिए यूं है, ठीक है, और इधर से जो रिवर आ रही है नीचे, उसने क्या करा? ये सारा मोरेन ला ला के यहाँ पे इकट्ठा कर दिया।
तो ये जो ऐसे शेप बनेगी, आप कहोगे सर यहाँ तो एक शेप बन गई इस तरह की, वेरी गुड, बन जाएगी शेप। और रिवर जो है इसके बीच में से होके निकलती रहेगी, आसपास से होके निकलती रहेगी, रिवर चलती रहेगी, रिवर नहीं रुकेगी, लेकिन यहाँ पे वो मोरेन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगी। अब क्या होगा विद टाइम, क्या होगा धीरे धीरे ग्लेशियर जो है सीधी सी बात है खत्म तो होने वाला है, क्योंकि नीचे की अगर इसके नीचे वाले पार्ट मेल्ट होता जा रहा है तो ऊपर वाला भी हो जाएगा एक ना एक टाइम। मान लीजिए कुछ सालों बाद जाके मेल्ट हो गया, जिस दिन ये मेल्ट होगा तो हम क्या देखेंगे, ये ग्लेशियर गायब, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बर्फ का नामो निशान। सिर्फ हमको क्या देखने को मिल रही है, इस तरह की ये एक सैंड का माउंट सा देखने को मिल रहा है। सैंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोरेन से बना हुआ है ये, है ना, पार्टिकल से बना हुआ है। हालांकि वो अलग अलग साइज के हैं, अनसॉर्टेड है, लेकिन पार्टिकल्स तो हैं वो सैंड जैसे या पत्थर थोड़े छोटे छोटे, उनसे हमको एक माउंट सा देखने को मिल रहा है, इस तरह का प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है, और उसको हम क्या कहते हैं फिर, कामे कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये देखने को मिल रहा है कामे। तो एक टाइम क्या रहा होगा, इसके ऊपर पूरे पे ग्लेशियर रहा होगा, और नीचे यहाँ पे आसपास में से रिवर फ्लो कर रही होंगी, उसकी वजह से कामे रेडी हो गया। आज के टाइम क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये आइस एज के टाइम पे ग्लेशियर था यहाँ पे, आज के टाइम तो नहीं है। तो वो अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये एक मुझे ऐसी जगह दिखा दी सर आपने जहाँ पे कोई आइस का नामो निशान नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो ये तो फॉर्म हो रहा है ग्लेशियर के डिपोजिशन वाले पार्ट्स में। मतलब ये आप पढ़ा रहे हो ग्लेशिएटेड डिपोजिशन लैंडफॉर्म, और इस लैंडफॉर्म में कहीं भी ग्लेशियर का, कहीं पे स्नो का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हम आइस एज के बारे में जान चुके हैं कि वो क्या चीज़ है। तो काम में कुछ इस तरह का फीचर होता है। तो देखो ऐसा ही होता है, अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो तो हमको फिर अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और अच्छी अंडरस्टैंडिंग का फायदा क्या होता है कि जब आप रिवीजन करते हैं, चीज़ों को बाद में पढ़ते हैं ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि आपने उनको इतना डिटेल से पढ़ लिया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे हल्का ही आने वाला है ना। एग्जामिनर इतने भारी क्वेश्चन नहीं देगा आपको, वो आपसे नहीं पूछेगा कि ड्रमलिन और माउंट रोशे में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप कोई ज्योग्राफी का स्पेशल पेपर नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी आप उस लेवल पे पढ़ लिए तो आपको क्या है, ड्रमलिन भी अच्छे से पता है, माउंट रोशे भी पता है, और अब आपसे वो पूछ लेगा कि बताओ ड्रमलिन जो है वो किस तरह का फीचर है, इरोजनल या डिपोजिशन है। अरे सर ये क्या क्वेश्चन पढ़ लिया, हम तो इतना पढ़कर आए इसके बारे में कि ये बनता कैसे है, किधर से आइस आ रही होती है, किधर की तरफ पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, इस पर वेजिटेशन मिलता है, क्या है, हमने तो चीज़ें अच्छी खासी पढ़ी है इसके बारे में। आपने तो सिर्फ यही पूछा इरोजनल या डिपोजिशन है, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ में, तब आपको सब कुछ ईजी लगेगा, है ना। लेकिन अभी तो हमें समझ में आ रहा है, तो हम चलो आगे देख लेते हैं। लास्ट है शायद ये, इसके बाद बचेगा नहीं। क्या है लास्ट ये, कैटल होल। सर कैटल होल पढ़ रखा है हमने, पढ़ाया था मैंने। आउट वॉश प्लेन जो होते हैं, जब ऊपर से ग्लेशियर आता है, आके नीचे अपने सेडिमेंट्स को छोड़ देता है, तो वहाँ पे जो प्लेन बनता है उसको क्या कहा था हमने, आउट वॉश प्लेन। और आउट वॉश प्लेन में क्या होता है, जब आउट वॉश प्लेन तो बन गया, लेकिन आउट वॉश प्लेन में मान लो कुछ खड्डे हो गए, कुछ डिप्रेशन हो गए, है ना, और उनके अंदर उस ग्लेशियर का वाटर आके क्या हो गया, फिल हो गया। तो ये आउट वॉश प्लेन तो बन गया, पर जहाँ पे कुछ डिप्रेशन हुए वहाँ पे ये वाटर क्या हो गया, फिल हो गया, और उस इन वाली जगहों को अपन क्या कहते हैं, कैटल होल कहते हैं। और जब इनमें वाटर फिल हो जाता है तो इन्हें कैटल लेक कहते हैं। जब तक खाली है तब तक कैटल होल, जैसे वाटर फिल हुआ तो कैटल लेक। वाटर कहीं का है ये सारा, ये कहाँ से आया सारा पानी, ये उस ग्लेशियर का है जो यहाँ पे आया था, ठीक है। लेकिन वो तो आके यहाँ पे पिघल गया, पिघलने की वजह से कुछ कुछ जगहों पे वाटर रह गया, और बाकी जगह पे क्या बन गए, आउट वॉश प्लेन बन गया। ये सेडिमेंट है सारा, ये सारा वो मोरेन है जो इसने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, सारा टिल्ले है वो जो यहाँ लाके छोड़ा इसने। तो ये याद रखना, मोरेन तो मोरेन क्या होता है, वो एक फीचर होता है, लैंडफॉर्म का फीचर है। टिल्ले क्या होते हैं, टिल्ले वो पार्टिकल्स होते हैं जो मोरेन को बनाते हैं, मतलब टिल्ले कहीं पे इकट्ठा होता है तो मोरेन बनता है फिर। तो इस तरह से ध्यान रखना, चीज़ें जो है थोड़ी सी क्लियर करके चलना अपने दिमाग में। बाकी ये अपना शायद पार्ट कंप्लीट होता है। हाँ, तो अपन ने क्या करा, आज ये अच्छी चीज़ जल्दी जल्दी कवर कर ली। अब जल्दी जल्दी हुई या नहीं हुई मुझे टाइम का पता नहीं है, लेकिन अपन ने कवर कर लिया। क्या कवर करा, अपन ने देख लिया कि किस तरह से ग्लेशियर्स की वजह से इरोजनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्या आइस एज होती है, और इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स थी वो सारी हमने देख ली। अब अगला जो हमारा पार्ट होने वाला है उसमें हम देखेंगे, जो लास्ट पार्ट बचेगा कास्ट लैंडफॉर्म का, मतलब लैंडफॉर्म्स का लास्ट पार्ट है वो, हमारी क्लास का लास्ट पार्ट नहीं, क्लास तो भी और लंबी चलेगी। कास्ट लैंडफॉर्म्स है, लास्ट पार्ट रहेगा लैंडफॉर्म का, इरोजनल डिपोजिशन वाले का, तो उस क्लास को भी अच्छे से देखना, है ना। और इस क्लास का रिवीजन करना, यहाँ तक का रिवीजन कंप्लीट कर लेना। अब मैं क्या करूँगा, अब आपके जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो अपन ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, जैसे एक कास्ट लैंडफॉर्म बच रहा है, इसके बाद में एक बचेगा सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। क्योंकि सोलर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में पढ़ाने वाला पार्ट है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, मैं इसको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें पढ़ा दें तो आपको लगता है कि ये ज्योग्राफी थोड़ी ना, ज्योग्राफी तो अलग चीज़ है। तो वो ज्योग्राफी एक्चुअल बतानी जो होती है, तो वो इसलिए मैंने आपको वहाँ से स्टार्टिंग नहीं करी, मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करा था। लेकिन ये भी इसके अंदर ही आता है पार्ट। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सोलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिर हम उसके अलावा देखेंगे जियोलॉजिकल
एज के बारे में, पीरियड्स के बारे में, कि अपन देखेंगे कैसे ज्योग्राफी के अंदर जो टाइम्स हैं वो किस तरह से चलते आते हैं, उन टाइम का क्या नाम होता है। जैसे हिस्ट्री में अगर आपने सुना हो तो स्टोन एज होती है, कॉपर एज होती है, आयरन एज होती है, ऐसे ज्योग्राफी की भी अलग अलग एजेस है। वो एजेस वाला पार्ट देखेंगे। वो भी स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि थोड़ा सा बोरियत भरा था वो, है ना, बोरिंग सा पार्ट है। लेकिन हम अब तो देखना ही पड़ेगा हमें उसको एक बार, तो उसकी भी क्लास लेकर आऊँगा, ट्राई करूँगा कि उसको थोड़ा सा वो हालांकि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। स्टार्टिंग में बोरिंग हो जाता है लेकिन अब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आपको पता है हिमालय कैसे फॉर्म हुए, ये कब आइस एज कब आई, तो आप क्या करोगे, थोड़ा रिलेट कर पाओगे चीज़ों को एक दूसरे से। इसलिए आपके लिए तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वो बोरिंग हो जाता आपके लिए। तो वो चीज़ें, तो 3-4 अपने टॉपिक बच रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे अपना जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट होगा और उसके जस्ट बाद में फिर मैं क्या करूँगा, PYQs कराऊंगा इनके, क्योंकि हमको PYQ करे टाइम हो गया। हमने लास्ट जो करे थे वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाले करे थे, लेकिन अब जो हमारे यहाँ तक के लेक्चर हो गए, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी वाले 4-5 लेक्चर कंप्लीट होते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, PYQ करेंगे। फिर एक साथ सारे लेक्चर के टुकड़ों में ले लेंगे कि 4-5 लेक्चर के एक साथ PYQ, फिर 4-5 लेक्चर्स के, फिर 4-5 लेक्चर्स। ऐसे मैं 2-3 PYQs लेकर आऊँगा जिसमें अपन इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। UPSC SSC या उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको वहाँ सॉल्व करके बताऊंगा फिर मैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। पर आपकी जिम्मेदारी क्या है, रिवीजन करते रहना। तो करते रहना, ठीक है, रुकना मत, रिवीजन करते रहना ताकि चीज़ें याद होती चली जाए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।